हेलो डियर। इस कंसेप्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको इंस्टॉलमेंट्स यानी कि किस्तों के कंसेप्ट के बारे में बताने वाला हूँ। बड़ा ही इजी कंसेप्ट है, लेकिन ये काफ़ी डिफ़िकल्ट और ट्रिकी समझा जाता है। लेकिन जिस हिसाब से या जिस क्लैरिटी से मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप उसको ध्यान से कंसंट्रेट करके देखेंगे तो इसके बाद आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी और आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो ध्यान से कंसंट्रेट करके पढ़िएगा। स्टार्टिंग में बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और काफ़ी सारे बेसिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा। उसके पीछे एक रीज़न है। क्या रीज़न है? कि जो भी पैटर्न इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो पैटर्न आपके दिमाग में बैठ जाए इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं वो, और कुछ कंसेप्ट को स्ट्रेंथन करने के क्वेश्चंस हैं वो हम करने वाले। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट कितना भी ट्रिकी समझा जाए, लेकिन सिर्फ एक लाइन के अंदर मैं इसकी जो सोल है, जो इसकी आत्मा है, इसकी जो जीस्ट है, वो आपको बता सकता हूँ। किस एक लाइन के अंदर, ध्यान से सुनो, कि अगर आपने किसी दूसरे बंदे को कुछ रुपए उधार दिए हैं तो वो आपके रुपये को जितने टाइम के लिए यूज करेगा सिर्फ उतने टाइम का ही ब्याज देगा, उससे ज्यादा टाइम का ब्याज नहीं देगा। ठीक है, बस ये एक लाइन, कि ब्याज पर अगर हम किसी को रुपये देते हैं, अगर आप 1 साल के लिए रुपये दोगे तो सिर्फ आपको 1 साल का जितना ब्याज बनता है उतना मिलेगा। अगर 2 साल के लिए आपके रुपये को कोई यूज करता है तो आपको 2 साल का जितना ब्याज बनता है उतना देगा। अगर 3 साल के लिए यूज करता है तो 3 साल का जितना ब्याज बनता है उतना आपको देगा। बस ये सिंपल सी बात है। तो समझते हैं कि इतनी सिंपल सी बात क्या है। तो सबसे पहले मैं नॉर्मल कंडीशन लेने वाला हूं कि मान लो किसी ने इतने रुपए लिए हैं। ठीक है, किसी ने इतने रुपए लिए हैं आपसे, और उसने आपको बोला है कि 3 साल के बाद मैं आपको ब्याज के समेत जितने भी रुपए बनेंगे वो सारे लौटा दूंगा, मैं बीच में किस्तें नहीं दूंगा, मैं 3 साल के बाद लौटा दूंगा। तो एक बार इस कंडीशन को देखते हैं। तो उसने आपसे इतने रुपए लिए और अब देखते हैं 3 साल के अंदर क्या क्या होगा। तो यहां पर उसने आपसे रुपए लिए हैं, तो आज से 1 साल के बाद क्या वो आपको रुपए देगा? नहीं, उसने बोला था मैं किस्तें नहीं दूंगा। फिर दूसरा साल जब खत्म होगा तो क्या वो आपको रुपए देगा? नहीं, ऐसा नहीं होता नॉर्मल कंडीशन में। जब वो तीसरे साल के बाद, जब 3 साल खत्म हो गए, तो वो क्या करेगा, तो वो आपको रुपए देगा। और कितने रुपए देगा? जितने भी रुपए उसने लिए थे प्लस उसके अंदर कुछ ब्याज जोड़ के 3 साल का। तो पहले उसने जितने रुपए लिए थे उससे थोड़े से ज्यादा रुपए वो आपको देगा। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या सोचना है, यहां पर बस मेरे को ये बताओ कि जितने भी रुपए उसने लिए थे, जितने भी रुपए उसने लिए थे, उसने कितने टाइम तक उनको यूज किया है, कितने टाइम तक उनको इस्तेमाल किया है। तो आप पाओगे कि जिस दिन उसने वो रुपए लिए उस दिन उसने यूज करना स्टार्ट कर दिया आपकी तरफ से, तो और पूरे 3 साल तक वो आपके रुपये को यूज करता रहा। और इसी चीज को ब्याज बोलते हैं, कि आपके रुपए को कोई कितने टाइम के लिए यूज करता है उसी की तो फीस लेते हैं आप ब्याज के रूप में। उसने आपके रुपयों को 3 साल के लिए यूज किया तो आपने 3 साल की फीस ले ली। सिंपल सी बात है। अगर इसको मैं वैल्यूज से रेप्लीकेट करूं तो देखो, प्रिंसिपल है 1000, ठीक है, रेट है 10% और टाइम है 3 साल। उसने आपसे 1000 रुपये लिए, उसने आपके हर रुपये को, मतलब 1000 में से हर रुपये को बीच में बिल्कुल भी नहीं लौटाया और पूरे 1000 को आखिर तक यूज करता रहा। तो आप बोलोगे 1 साल की फीस है 10%, 3 साल की फीस है 30%, और तुमने 3 साल तक पूरे 1000 रुपये यूज किए हैं, तो 1000 का 30% होगा 300, तो मेरे को 1300 रुपये दे। अब हम किस्तों वाला मामला देखते हैं, इससे कैसे अलग है। अगर ये आप समझ गए इससे कैसे अलग है, किस्तों वाला मामला पता है क्या है? ऐसे ही ऐसे, जैसा मैंने आपको ये सिंपल सा मामला बताया, सबसे पहले यही बताता हूँ ना इंटरेस्ट के अंदर, ऐसे ऐसे 3 4 मामलों से मिलकर बना होता है, बस उसी को किस्तें बोल देते हैं। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो किस्तों के अंदर क्या होगा, कि किसी ने, आपके दोस्त ने आपसे रुपए लिए। अब वो आपका दोस्त बोल रहा है कि देख भाई, 3 साल के बाद तुम्हारे जितने भी रुपए होंगे वो मैं इकट्ठे नहीं पे कर पाऊंगा यार, इतने रुपए मैं बचाता नहीं। मैं क्या करूंगा, मैं हर साल के बाद कुछ कुछ रुपए दे दूंगा। ठीक है, ऐसा 3 साल तक चलेगा और तुम्हारे जितने भी रुपए बनते हैं वो सारे उतार दूंगा। तो बिल्कुल ठीक है, तो एक बार उस सिचुएशन को देख लेते हैं कि वो कैसी होगी। तो आपके दोस्त ने आज यहां पर 0 ईयर्स पर आपसे रुपए उधार लिए आज। अब वो क्या करेगा, एग्जैक्टली 1 साल बाद आपको कुछ रुपए देगा, वो इतने।
और हम इक्वल इंस्टॉलमेंट्स की बात कर रहे हैं, अनइक्वल इंस्टॉलमेंट्स की बात बाद में करेंगे। ठीक है, तो 1 साल के बाद वो आपको इतने रुपए देगा, फिर वो 2 साल के बाद आपको फिर से इतने रुपए देगा, फिर वो 3 साल के बाद आपको फिर से इतने रुपए देगा, और फिर वो आपसे बोलेगा कि भाई तुम्हारा लोन उतर गया, तुम्हारे जितने भी रुपए मैंने देने थे वो दे दिए। तो यहां पर हम सिर्फ ये देखेंगे, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जस्ट आपने मुझे एक सिंपल सी बात बतानी है कि कौन से रुपये को कितने टाइम तक यूज किया गया, क्योंकि जितने टाइम तक यूज किया गया उतने ही टाइम का ब्याज बनता है। देखो, तो जो रुपये उसने 1 साल के बाद आपको दिए हैं, उसने 1 साल के बाद आपको कुछ रुपए दिए हैं, तो इतने टाइम के लिए उसने, मतलब उसने सिर्फ 1 साल के लिए कुछ रुपयों का यूज किया है। एक साल कुछ रुपए ऐसे हैं, मतलब उसने सारे रुपए, जितने भी रुपए उसने लिए थे वो सारे 3 साल तक यूज नहीं किए, जितने रुपए उसने लिए थे उसका कुछ हिस्सा उसने सिर्फ 1 साल तक यूज किया, और 1 साल के बाद उसमें उसका ब्याज जोड़ के आपको दे दिया। फिर उसने कुछ रुपयों को सिर्फ 2 साल तक यूज किया, 2 साल के बाद आपके हाथ में दे तो दिए थे रुपये, तो जितने भी रुपये उसने लिए थे उसमें से कुछ रुपए उसने सिर्फ 2 साल के लिए यूज किए हैं, सिर्फ 2 साल के लिए। ठीक है, 2 साल के बाद आपको कुछ उसने रुपए दे दिए और कुछ आपको ब्याज दे दिया। 2 साल के लिए यूज किए तो 2 साल का ब्याज तो देगा ही ना। ठीक है, और कुछ रुपए उसने पूरे 3 साल के लिए यूज किए। पहले दिन लिए थे, मतलब इसी को अगर हम 3 हिस्सों में बांट दें, ऐसे मैं बराबर हिस्सों में नहीं बांट रहा, मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, कि भाई कुछ रुपयों को उसने 1 साल के लिए यूज किया, मान लो ये वाला, कुछ रुपयों को उसने मान लो ये वाला 2 साल के लिए यूज किया, और कुछ रुपयों को उसने पूरे 3 साल तक यूज किया। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है, इसको बोलते हैं किस्तों में रुपए देना। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका फॉर्मूला डेवलप करेंगे। देखो, अंडरस्टैंडिंग तो ये है, मैं इसका फॉर्मूला डेवलप करूंगा। फॉर्मूला कैसे डेवलप होगा, जब आप ये देख लोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी, फिर आप कंसेप्चुअली किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो, चाहे इक्वल किस्त हो या अनइक्वल किस्त हो, आपको सारा खेल तो समझ में आ जाएगा ना उससे, इसलिए। क्लियर है? तो देखो भाई, ये समझ में आ गया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना फिर से। अब मैं यहां पर वैल्यू से रेप्लिकेट कर रहा हूं। मान लो आपके दोस्त ने आपसे 1000 रुपए लिए थे और रेट थी 10%। ठीक है, ठीक है, और रेट थी 10%। अब मैं और आप ये मान लेते हैं कि ना तो मुझे इंस्टॉलमेंट के फॉर्मूले के बारे में पता है, ना आपको इंस्टॉलमेंट के फॉर्मूले के बारे में पता है। अब हम खुद इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला जनरेट करने की सोचेंगे, मतलब निकालने की सोचेंगे, और तब ही आप सीख पाओगे। ठीक है, तो देखो भाई, हमारे सामने एक प्रॉब्लम है कि आपने अपने दोस्त को 1000 रुपए दिए 10% की रेट पर, और हमने निकालनी है कि भाई किस्त का वैल्यू कितनी होगी, एक किस्त कितने की बनेगी। तो देखो, 1000 में से कुछ रुपए को उसने 1 साल तक यूज किया है। ठीक है, कुछ रुपए को उसने 1 साल तक यूज किया है, उसके ऊपर 1 साल का ब्याज मिलाकर वो रुपए इतने हो गए। कुछ रुपए को उसने 2 साल तक यूज किया है, 2 साल का ब्याज मिलाकर वो रुपए इतने हो गए। कुछ रुपए को 3 साल तक यूज किया है, 3 साल का ब्याज मिलाकर वो रुपए हो गए, इतने हो गए। ठीक है, तो ये काफी कॉम्प्लिकेट सा हो गया ना, और तीनों की वैल्यू बराबर है। मान लो मैं हर एक की वैल्यू एक्स मान लूं, तीनों की वैल्यू एक्स है। तो देखो, इस टाइप से अगर मैं यहां पर फॉर्मूला जनरेट कर पाऊंगा, करना चाहूंगा तो कर तो पाऊंगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। अब मैं क्या करना चाहूंगा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब मैं ये करना चाहूंगा, मुझे एक सिंपल सी बात पता है यार, ये बीच बीच में जो रुपए यूज करने वाली बात है ना, ये मुझे कंफ्यूज कर रही है। लेकिन मुझे एक सिंपल सी बात पता है कि जितने भी रुपए, कि अगर 1000 रुपए को आखिर तक यूज किया जाए, आखिर तक यूज किया जाए, तो मैं ब्याज को झट से बता दूंगा। 1 साल का 10% ब्याज तो 3 साल का 30%। अच्छा, अगर सारे रुपयों को आखिर तक यूज किया जाए तो मेरे को ब्याज पता है, ये बीच बीच में यूज करने वाला सिस्टम कंफ्यूज कर रहा है। तो चलो भाई, आखिर तक यूज करने वाले स्टाइल से निकालते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अब हम फॉर्मूला जनरेट करने वाले हैं। ठीक है, चलो भाई, अब मैं वैल्यूज ले लेता हूं। मैंने यहां पर प्रिंसिपल ले लिया है 1000 रुपए, यहां पर रेट यानी कि दर ले ली है 10% प्रति वर्ष, और जो ब्याज है वो होगा साधारण ब्याज। ठीक है, अब मैं यहां पर दो कंडीशंस लिख रहा हूं, यहां पर दो कंडीशंस। एक तरफ मैं कंडीशन लिख रहा हूं जो कि नॉर्मल कंडीशन है, जब सारे रुपयों को, जब
सारे मनी को 5 ईयर्स के लिए यूज किया जाता है, 5 ईयर्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, 5 साल की किस्त बनाएंगे। और यहां पर मैं इंस्टॉलमेंट्स वाली सिचुएशन ले रहा हूं, इंस्टॉलमेंट्स वाली, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि इस लाइन के उस तरफ कौन सी सिचुएशन है। अगर मैं 1000 रुपये अपने दोस्त को दूं और उससे 5 साल के बाद लूं, तो 1 साल का ब्याज बनेगा 10%, 5 साल का ब्याज बनेगा 50%। तो 50% वो ब्याज देगा, तो 1000 का 50% कितना होता है, 1500। अगर मैं 1000 रुपये 5 साल के बाद लूं अपने दोस्त से, 1000 रुपये देकर 5 साल के बाद लूं और उसको बोलूं कि भाई सारे रुपये को तू 5 साल के लिए यूज कर, मजे ले, तो वो मेरे को 1500 रुपये देगा। लेकिन एक तरफ दूसरा केस है, एग्जामिनर बोल रहा है कि मैंने किसी को 1000 रुपये दिए, एग्जामिनर बोल रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैंने किसी को 1000 रुपये दिए, उसने 1 साल बाद मुझे x रुपये दिए, उसने 2 साल के बाद मुझे x रुपये दिए, उसने 3 साल के बाद मुझे x रुपये दिए, उसने 4 साल के बाद मुझे x रुपये दिए और उसने 5 साल के बाद मुझे x रुपये दिए, ठीक है। मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि एग्जामिनर इक्वल इंस्टॉलमेंट की जब बात करता है, वो वाला केस मैं आपको समझा रहा, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ कि 500 साल बराबर किस्तें दी गई, तब मिलाकर ब्याज उसने उतार दिया। लेकिन मेरे को ये वाली बात तो समझ में नहीं आती, इंस्टॉलमेंट वाली, यार रियल में काफी कंफ्यूजिंग है ये, ठीक है। लेकिन अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो। लेकिन मुझे ये पता है कि अगर 500 साल तक सारे मनी को यूज किया जाए तो इंटरेस्ट बनेगा 1500। अब मैं क्या करूंगा पता है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैंने अपने दोस्त को ये रुपए दिए थे, ठीक है, मैंने अपने दोस्त को रुपए दिए थे, ऐसे अज्यूम कर लो, और मेरे दोस्त ने 1 साल बाद मुझे एक्स दिए, 2 साल बाद फिर एक्स रुपए दिए, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, लगातार एक्स एक्स रुपए देता रहा, ठीक है, क्लियर है। और उसने अपना लोन चुका दिया। लेकिन अब उसने अपना लोन चुका दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक इमेजिनरी सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने अपने दोस्त को जितने भी रुपए दिए हैं, अगर मैं उनको 5 साल के लिए यूज करवा दूं, जितने भी रुपए मैंने अपने दोस्त को दिए हैं, अगर मैं सारे रुपये को 5 साल के लिए यूज करवा दूं, तो ओवरऑल वो मुझे कितने रुपए देगा, तो वो मुझे 1500 रुपए देगा। अगर 5 साल के लिए जबरदस्ती यूज करवा दूं और तो वो मुझे टोटल 1500 रुपए देगा, क्योंकि सारे मनी को 5 साल के लिए यूज करेगा तो 1500 बनते हैं। फिर मैं क्या करूंगा, फिर यहां पर जो लेफ्ट हैंड साइड पर जो सिचुएशन है और राइट हैंड साइड पर जो सिचुएशन है, उसको मैं बराबर कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए ऐसा करते हैं। अब ध्यान से सुनो, उसने मेरे से रुपए लिए थे, मेरे दोस्त ने, यहां पर 0 ईयर्स पर उसने x रुपए को 1 साल के लिए यूज किया है। 1 साल के लिए, x रुपए को नहीं, कुछ रुपए को उसने 1 साल के लिए यूज किया है, और 1 साल के बाद वो मुझे x रुपए देने आया, ठीक है। मान लो 1 साल के बाद वो मुझे x रुपए देने आया, उसे x रुपए देने ही बनते थे, हैं, दूसरे साल के बाद भी x देता, तीसरे के बाद भी, और ऐसे करके वो उतार देता। लेकिन मैंने अपने दोस्त को पता है क्या बोला, भाई मैंने तो हर रुपए को 5 साल के लिए यूज करवाना है ना, तो मैं जबरदस्ती यूज करवाऊंगा। देखो कैसे, 1 साल के लिए वो कुछ रुपए को यूज कर चुका है, मैंने उसके हाथ में x रुपए वापिस दे दिए कि ले पकड़ x रुपए वापिस दे दिए। तो देखो मैंने उसके हाथ में x रुपए वापिस दे दिए, तो अब वो आगे कितने टाइम के लिए इसको यूज करने वाला है, अब वो आगे 4 साल के लिए और यूज करने वाला है। मैंने उसके हाथ में वापिस दे दिया और मैंने उसको बोला 5वें साल में ही आना। अगर मैं हर एक बार ऐसा करता रहूंगा तो कुल मिला के 1500 रुपये दे देगा भाई 5 साल के बाद, क्योंकि अगर सारे मनी को मैं 5 साल तक यूज करवा दूं तो 1500 बनेंगे। तो x रुपए मैंने उसको वापस दे दिए, तो इस x के ऊपर वो और कितने रुपए देगा, तो आज जो रुपया उसके पास है वो है x। अगर वो 4 साल तक और यूज करता रहा इसे, अगर वो आगे 4 साल तक और इसे यूज करता रहा, बरतता रहा, तो इसके ऊपर जो 4 साल का इंटरेस्ट है, जो 4 साल का ब्याज है, वो मुझे देगा। और सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ऐसे निकालते हैं। देखो पूरा सिंपल इंटरेस्ट हो गया, लेकिन ये फॉर्मूला हमने अभी किया है। इसका क्या मतलब है कि सारे फॉर्मूले करने जरूरी नहीं होते, और हर जगह में फॉर्मूला यूज नहीं करना, जहां पर कन्वीनियंट होगा वहां पर फॉर्मूले हमारी हेल्प करने के लिए होते हैं, ठीक है, हमारे अगेंस्ट नहीं होते। अपने अगेंस्ट यूज नहीं करना उनको टाइम वेस्ट करने के लिए। तो x रुपए के ऊपर 4 साल का ब्याज निकालते हैं, तो p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100।
तो यहां पर मूलधन क्या है, एक्स है, एक्स रुपए मैंने उसको वापस दिए, एक्स इंटू रेट क्या है, रेट है 10%, और टाइम क्या है, इसके आगे वो कितने टाइम के लिए यूज करेगा इस रुपए को, इसके आगे वो 4 साल के लिए यूज करेगा, इंटू 4/100। समझ में आ गया कि 1 साल के बाद वो मुझे एक्स रुपए देने आया था, मैंने वापस से उसके हाथ में वो एक्स रुपए थमा दिए, और मैंने बोला भाई यार देख, इसको मेरे को इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला समझना है, तो इसको तू 5 साल के लिए, पूरे 5 साल के एंड में दिए, 4 साल और यूज कर ले, तो वो मेरे को, लेकिन ब्याज तो मुझे देगा ही ना, वो तो मैं लूंगा ही, तो वो मुझे इतने रुपए देगा। अब अब वो 2 साल के बाद, अब वो 2 साल के बाद यहां से मुझे एक्स रुपए फिर देने आता है, लेकिन मैं तो जबरदस्ती उसे यूज करवा रहा हूं ताकि मैं 1500 के बराबर रख सकूं, क्योंकि 5 साल तक अगर सारे रुपए को यूज कर लिया तो 1500 के बराबर हो जाएगा। तो 2 साल के बाद वो फिर से मुझे एक्स रुपए देने आया, तो मैंने वो रुपए उसे फिर से दे दिए कि ये रुपए अपने पास रख, और सीधा सीधा 5 साल के बाद देना, जितना भी ब्याज बने वो भी दे देना। तो इसका मतलब एक्स के ऊपर वो 3 साल का ब्याज और मुझे देगा, एक्स के ऊपर 3 साल का ब्याज वो मुझे और भी देगा। तो एक्स के ऊपर 3 साल का ब्याज निकाल लेते हैं, P इंटू आर, रेट कितनी है 10, इंटू टी, टाइम कितना है 3/100। ठीक है, अब वो मुझे फिर से एक्स रुपए देने आया, कब देने आया, पूरे 3 साल यूज करके, 3 साल बाद आया। तो मैंने तो पूरे 5 साल रुपए को यूज करवाना है, तो मैंने वो रुपए उसे फिर से दे दिए, और मैंने बोला यार 2 साल बाद दे दियो ये वाले रुपए जो पूरे 5 साल हो जाएं। तो इस रुपए के ऊपर वो मुझे 2 साल का ब्याज देगा, P इंटू आर इंटू टी, टाइम हो जाएगा 2 साल/100। फिर वो 4 साल बाद मुझे फिर से एक्स रुपए देने आया, कुछ रुपए उसने पूरे 4 साल यूज कर लिए और मुझे एक्स रुपए देने आया। तो मैंने बोला भाई 5 साल बाद मुझे रुपए दे देना, इसको भी तू अपने पास ही रख ले, और 1 साल तक इसको अब तू यूज तो करेगा ही, तो 1 साल का ब्याज दे देना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा P इंटू आर, मूलधन इंटू दर इंटू समय, क्या हो जाएगा, 1 साल के लिए यूज करेगा ना अब इसको, और इंटू 1/100। ठीक है, और 5 साल के बाद वो मुझे एक्स रुपए दे ही रहा है। तो ये जो एक्स रुपए हैं, यहां पर ये जो एक्स रुपए हैं, ये जो पूरे 5 साल तक उसने रुपए को यूज किया है तब जाकर बने हैं। ठीक है, अब देखो, अब मैंने क्या किया पता है, अब मैं फिर से इस बात को समझा रहा हूं, अगर समझ नहीं आया तो, लेकिन 1 या 2 लाइन में समझा दूंगा। कैसे कि लेफ्ट हैंड साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर ये जो भी सिचुएशन थी, इसमें कुछ रुपए के ऊपर 1 साल का ब्याज लगा हुआ था, कुछ रुपए के ऊपर 2 साल का ब्याज लगा हुआ था, कुछ रुपए के ऊपर 3 साल का ब्याज लगा हुआ था। तो मैंने क्या किया, मैंने ये देख लिया कि कितने के ऊपर 1 साल का ब्याज लगा है, और उसके ऊपर 4 साल का और लगा दिया। कुछ रुपए के ऊपर जब 1 साल का लगा था ना, उसके ऊपर 4 साल का और लगा दिया, मतलब कि कुल मिलाकर 5 साल का ब्याज लग गया उतने रुपए के ऊपर। ठीक है, कुछ रुपए के ऊपर सिर्फ 2 साल का ब्याज लगा था, मैंने उस रुपए को पहचाना कि इस रुपए के ऊपर 2 साल का ब्याज लगा है, मैंने उसके ऊपर 3 साल का ब्याज और लगा दिया। कुछ रुपए के ऊपर 3 साल का ब्याज लगा हुआ था, 3 साल का ब्याज लगा के 2 वापिस कर रहा था, तो मैंने उसके ऊपर 2 साल का ब्याज लगाया। ठीक है, 2 साल का और ब्याज मैंने उसके ऊपर जोड़ दिया जितना ही बनता था, ये देख लो फॉर्मूले से जोड़ दिया है, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से। ऐसे ही जिसके ऊपर 4 साल का ब्याज था, मैंने 1 साल का जोड़ दिया, मतलब कुल मिलाकर मैंने हरेक रुपये के ऊपर 5 साल का ब्याज लगा दिया। और जब हरेक रुपये के ऊपर आप 5 साल का ब्याज लगा देते हो, 1000 रुपए की बात हो रही है, तो 1500 हो जाता है टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट जो टोटल रुपए देने होते हैं वो 1500 हो जाते हैं। तो फिर तो हम बराबर रख सकते हैं ना, यहां पर भी मैंने हर एक रुपए के ऊपर 5 साल का ब्याज लगवा दिया, और यहां पर भी हर एक रुपए के ऊपर 5 साल का ब्याज लगा हुआ है। तो अब ये थी फॉर्मूले के पीछे की अंडरस्टैंडिंग। अब इस फॉर्मूले को डेवलप करते हैं और आगे डेवलप करते हैं। तो देखो भाई, अब अगर 5 इंस्टॉलमेंट हैं, अगर आप 5 साल में पे कर रहे हो, अगर 5 इंस्टॉलमेंट हैं, तो मेरे को जस्ट ये बताओ x कितनी बार आएगा। मैं फॉर्मूले को डेवलप कर रहा हूं, 1 2 3 4 5, अगर 5 साल में पे कर रहे हो, 5 साल में रुपए दे रहे हो, तो भाई 5 बार आएगी आपकी इंस्टॉलमेंट, x आएगा 5 बार। अगर 6 साल में दे रहे हो तो x आएगा 6 बार। चलो ठीक है, x वाली टर्म तो चली गई ना, x वाली टर्म तो हमने देख ली, ये x वाली जो लाल है, इसका हिसाब किताब तो कर लिया। अब देखते हैं ये जो नीली नीली टर्म है इसको, तो यहां पर नीली टर्म के नीचे 100 है हर एक में, देखो 100 100 100 100 हर एक में 100 है, ऊपर हर एक में x है,
क्योंकि ये नीली वाली जो टर्म है ये हमने कैसे लिखी थी, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो जो P था वो हर एक में x लिखा था, तो मैंने x को कॉमन ले लिया। ठीक है, x को मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है भाई, x का हिसाब भी हो गया। और जो रेट है वो भी हर एक के अंदर हमने 10% लिया था, तो हमने रेट को भी कॉमन ले लिया। ठीक है, रेट का भी हिसाब हो गया। लेकिन जो टाइम है वो टाइम पहले वाले में 4 है, अगले वाले में 3 है, अगले वाले में 2 है, और अगले वाले में 1 है। और अब यहां पर जो चीज लिखी है यहां पर वो चीज है अमाउंट। अमाउंट जब सारे रुपए को 5 साल के लिए दे देंगे उसका अमाउंट। ठीक है, यहां पर प्रिंसिपल, यहां पर 1000 मत लिख देना, गड़बड़ हो जाएगी। यहां पर अमाउंट है, जब सारे रुपए को 5 साल के लिए दे देंगे मतलब 5 साल का अमाउंट। तो ये है वो फॉर्मूला। तो इसको एक बार मैं फिर से समझाता हूं कि एकदम से इसको कैसे लिखना है। देखो, अगर 5 साल की बात है तो यहां पर आएगा 5x प्लस P इंटू आर इंटू टी को ध्यान रखना, P इंटू आर इंटू टी बटे 100, इसको ध्यान रखना। तो P है, हम हर एक किस्त के ऊपर ब्याज लगा रहे हैं, तो P हो जाएगा x, और रेट है यहां पर 10, और T अगर 5 किस्तें हैं तो जो टाइम है वो 4 से शुरू होगा, अगर 4 किस्तें हैं तो 3 से, और वो 1 तक जाएगा। ठीक है, अगर 5 किस्तें हैं तो 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, और यहां पर क्या लिखना है, यहां पर लिख देना है जो भी अमाउंट बनता है वो। ठीक है, तो एक बार इस किस्त को निकाल लें, एक बार इस किस्त को निकाल लेते हैं कि भाई कितनी किस्त बनेगी अगर कोई 1000 रुपए देता है आपको 5 साल तक, कि भाई 5 साल तक आप कितनी किस्त में उसे चुकाओगे। तो ये 4 3 2 1, ये तो बन जाएगा भाई अपना 10। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो ये भाई सिर्फ x रह गया। तो 6x की वैल्यू आ गई 1500, और 6 से ये चला जाएगा 25 पर। तो एक किस्त बन गई 250 रुपए की, 250 रुपए की एक किस्त बनेगी। ठीक है, अब ये सोल्व तो कर लिया, लेकिन फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा और बढ़ाता हूं, आपको ये रटवा तो दूं एक बार, ये आना जरूरी है, ये एक बार समझ में। ठीक है, अगर ये समझ में एक बार आ गया तो ये सारा लिखना जरूरी नहीं होता, वो आपकी कैपेसिटी पे है कि आप कितनी चीजों को मेंटली सोल्व कर पा रहे हो, कितनी चीजों को नहीं कर पा रहे हो। मैं तो समझाने के लिए हर एक चीज को लिखूंगा ही, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो, अगर 1000 रुपए, अगर 1000 रुपए 6 साल के लिए दिए जाएं, 6 साल के लिए किस्तों पर, ठीक है, 10% पर एनम पर, तो एक बार जस्ट मैं ये बता दूं कि अगर हर एक साल की किस्त निकालनी है तो आप उसको लिखोगे कैसे, क्योंकि अभी आपके दिमाग में पैटर्न ताजा है। अगर 6 साल की बात है तो 6x प्लस, आगे क्या लिखते हैं, आगे लिखते हैं P इंटू आर इंटू टी बटे 100। तो P होता है x इंटू रेट है यहाँ पर 10। अगर 6 साल की बात है तो टाइम स्टार्ट होता है 5 से। अब देखो ये चीज मैं लिख रहा हूँ, लेकिन लिखने की क्या जरूरत है, इसकी जगह सीधा 15 भी लिख सकता है वही लिखने वाला, वो तो बंदे के पे बात है ना। देन डिवाइड करेंगे 100 से, इज इक्वल टू, और यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे अमाउंट, जब सारे रुपए को 6 साल के लिए यूज कर लेंगे वो। तो 6 साल के लिए 10% के हिसाब से 60% इंटरेस्ट बनेगा, तो 1000 का 60% 600, तो यहां पर आएगा 1600। अब जो भी x की वैल्यू आएगी इसको सोल्व करके वो होएगी एक किस्त की वैल्यू। ठीक है, एक और सम दूं आपको मैं इसके ऊपर बेस्ड, चलो एक और क्वेश्चन देता हूं। तो चलो हम यहां पर वैल्यू ले लेते हैं कि अगर मैं किसी को 4400 रुपये दे देता हूं और रेट हो 10% और टाइम हो 4 साल, तो कितने रुपए की किस्त बनेगी। एक बार इसको सोल्व करके दिखाओ, फिर मैं आपको बता देता हूं। पॉज करके सोल्व करो। तो भाई 4 साल की बात थी, तो x कितने होंगे, तो x होंगे 4x प्लस उसके आगे P इंटू आर इंटू टी, P इंटू आर इंटू टी बटे 100, ये वाली बात थी ना। तो x इंटू रेट है 10 इंटू टाइम, टाइम कहाँ से स्टार्ट होगा, अगर t 4 है तो टाइम 4 ईयर है तो 3 से स्टार्ट होता है ना। तो टाइम हो जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 1, 3 और 2 5 और 1 6, डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अमाउंट लिखना है। तो भाई 10% के हिसाब से 4 साल में 40% ब्याज बनेगा, तो इसका 40%, इसका 40% कितना होगा, 4400 इंटू 7/5, मैंने कर दिया 140/100। ठीक है, 40% ब्याज सीधा सीधा निकाल लिया 140/100। तो बस भाई अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 10 से एक जीरो चली जाएगी, ये हो जाएगा 2/3। तो ठीक है भाई, ये हो गया अपना 2/3। तो एक बार इसको भी सोल्व कर लेते हैं। अब इसको आप कैसे सोल्व करते हो, 4 सही 2/3, इसको 3 चौके 12, 12 और 2 14/3x,
ऐसे ही लिखते होगे ना, और उसकी वैल्यू है 440 इंटू 7/5। क्लियर है? तो अब इसको कैंसिल आउट कर लेंगे। इस 4 की जगह पर आप यहाँ पर 4200 कर लो। 4200 क्यों कर लो? क्योंकि यार देखो बढ़िया सी वैल्यू निकल आएगी। 4200 मैंने कर दिया ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है, और कोई मकसद नहीं है, ठीक है। 14 तिये 42, इस 5 से मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा, 5 दूनी 10, और ये 3 चला जाएगा अपना वहां पर ऊपर। तो एक किस्त की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक किस्त की वैल्यू हो जाएगी 3 तिये 9, 9 दूनी 18, 18 7 126, 1260 रुपये, ठीक है। सॉरी अगर आपने 4400 पर निकालने की कोशिश की और फ्रैक्शन में आंसर आया है, कोई नहीं, टेंशन नहीं लेते। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो आपके एग्जाम में आए हैं, और ये सिंपल इंटरेस्ट का तरीका मैं आपको समझा रहा था, तो सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो पॉज करके पहले आप खुद ट्राई करोगे, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखो, और सीधा सीधा जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अजय टुक 5375 rupees from his friend Vijay and promised to pay him in 4 equal annual installments, कि मैं 4 बराबर किस्तें दूंगा ऐसा बोला है, विद ए रेट ऑफ 5%, कि 5% की दर है। हाउ मच मनी विल अजय पे, तो वो कितने रुपए देगा हर साल? एनुअली बोला है ना, हर साल। तो सिंपल सी बात है, 4 साल की किस्तें हैं तो 4x हो जाएगा, प्लस यहां पर होता है P इंटू आर इंटू टी, मतलब x इंटू रेट, और यहां पर बात हो रही है 4 बराबर किस्तों की, और जो किस्तें हैं वो सालाना जाएंगी, मतलब कि 4 साल की बात हो रही है। तो टाइम कहां से शुरू होगा? तो टाइम शुरू होगा 3 से। ये गुणा में नहीं है, प्लस में है, बेशक से वैल्यू सेम आ रही हो, गुणा और प्लस से, ये प्लस में है। तो यहां पर आ जाएगा 6 और नीचे हो जाएगा 100, और बराबर है, यहां पर हम क्या लिखते हैं? यहां पर हम लिखते हैं अमाउंट, तो वो हो जाएगा 5375। ऐसे मत सोचना है ये मैंने प्रिंसिपल लिखा, अमाउंट निकालेंगे ना, ब्याज देख लेते हैं कितना है। 1 साल का ब्याज है 5%, तो 4 साल का ब्याज हो जाएगा 20%। तो 20% निकालने के लिए किससे गुणा करते हैं? 6/5 से। हम निकाल के ऐड क्यों करें, हमें ये तरीका पता तो है 20% बढ़ाने का, ठीक है। तो चलिए भैया अब इसको सोल्व करते हैं। तो ये क्या हो गया? 5 चिके 30, तो ऊपर तो 30 है, नीचे 100 है, तो यहाँ पर आ गया भाई 3/10, ठीक है, 3/10। इस चीज को आप कैसे सोल्व करते हो? 4 3/10 को, 4 3/10 वही तो है, 10 चौके 40, 40 और 3 43/10, x की वैल्यू है ये। हमें x की वैल्यू निकालनी है, मतलब कि हर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकालनी है, तो बस उधर इसको 10/43 से मल्टीप्लाई कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। बस भाई अब इसे निकालते हैं, 43 से इसको काट देते हैं, 43 1 जा, तो यहाँ पर बच गए 10, 43 2 जा 86, तो 14 और 7 21, 215, तो ये चला जाएगा 5 पे। 5 से अगर मैं इसको काटूं तो ये बच जाएगा 25, तो 25 सिक्का 150, और आगे एक और जीरो, तो एक इंस्टॉलमेंट बन जाएगी भाई साहब 1500 रुपए की। क्लियर है? एक और क्वेश्चन करते हैं। ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में होना चाहिए सीधा सीधा। जैसे मान लो एग्जाम में ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, फिर देखते हैं कि कैसे करेंगे। मनी लेंडर गेव्स रुपीज, और एग्जाम में ऐसे नहीं पढ़ना है मनी लेंडर गेव्स रुपीज 250, मतलब बिना वजह 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़ोगे, ठीक है। रिलैक्स पढ़ेंगे, और अपने मॉक के ऊपर वो सारे एक्सपेरिमेंट मार लिया करो जो आपको डाउट होता है। आपको ये लगता है ना कि मैं एग्जाम में ऐसे करूंगा, तो एक बार मॉक टेस्ट के ऊपर करके देख लो, सफल होता है कि नहीं पता लग जाएगा। एग्जाम में जाके ऐसा क्यों करना, कोई नई चीज क्यों करनी है? हमारे पास इतने दिन हैं, आप मॉक टेस्ट ले सकते हो, कोई भी प्रीवियस ईयर 2017 का जो टियर 1 है उसका मॉक टेस्ट, अगर टियर 2 के लिए मॉक टेस्ट देना है तो 2017 के टियर 2 का मॉक टेस्ट, पिछले साल का कोई भी, ठीक है, वो आप दे सकते हो। ये मनी लेंडर अब एग्जाम में कैसे पढ़ेंगे देखो। ए मनी लेंडर गेव रुपीज 2800 टू वन ऑफ हिज क्लाइंट, his client decided to pay the money back in 5 equal installments। हमें एग्जाम में एक बात पता लग गई कि अच्छा 5 बराबर किस्तें देगा, ठीक है भाई। what amount will the money lender receive from his client if the rate, what amount the money lender receive annually, यहां पर क्या है? सालाना कितने रुपए लेगा, तभी तो किस्त की वैल्यू हम बताएंगे। यहां पर एक एन्युअली वर्ड हो रहेगा, रिसीव एन्युअली फ्रॉम हिज क्लाइंट, मतलब कि सालाना कितनी रकम। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, तो बस 5 साल की बात है, किस्तें बतानी है। अब देखो लिखना स्टार्ट करते हैं। 5 साल की बात है तो 5x प्लस x इंटू रेट है 10 इंटू 5 साल की बात है तो टाइम 4 से स्टार्ट होगा, ये दिमाग में सोच रहे हैं। 4 3 2 1 हमें पता है, उसका जोड़ 10 आता है, बटे में 100 बराबर है, यहां पर मैंने लिखा 2800 इंटू, अब मैं देखूंगा कि ब्याज कितना बना।
10% की बात है, मतलब हर साल 10% ब्याज लगता है, तो 5 साल के अंदर 50% ब्याज लगता होगा। मतलब कि 50% ब्याज लगेगा तो मैं इसको 3/2 से गुणा करूंगा। 50% ब्याज के लिए 150/100 से गुणा करेंगे ना, ठीक है, क्योंकि यहां पर हमें अमाउंट लिखना होता है ना कि प्रिंसिपल। ये चीज मैंने लिख ली। अब मैं इसको सोल्व कर रहा हूं, 2 10 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा सिर्फ x। तो 5x प्लस x ये हो गया 6x। ये हम सिर्फ दिमाग में सोच रहे हैं। अगर 6x की वैल्यू इतनी है तो मैं इसको 6 से डिवाइड कर देता हूं, है ना। 6x की वैल्यू इतनी है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं इसको 6 से डिवाइड कर देता हूं। अब सोल्व कर लेते हैं। तो 3 दूनी 6 और 2 और 2 कितने होते हैं 4, 4 साते 28, तो 700 रुपये हर किस्त बन जाएगी। अगर आप शांति से तसल्ली से क्वेश्चंस को एग्जाम में सोल्व करते हो ना, क्लैरिटी से सोल्व करते हो कि ताकि आप वन गो में ठीक जा पाओ। अगर हड़बड़ाहट में सोल्व करोगे तो एक बार सोल्व करोगे, फिर सोल्व करोगे, फिर चाहे कितने भी फास्ट कर लो, कुल मिलाकर तीसरी बार टाइम इन्वेस्ट कर दिया। तो शांति होनी जरूरी है एग्जाम में, ताकि आप अपनी स्ट्रेटेजी अच्छे से लगा पाओ, और उसी शांति की प्रैक्टिस आपको मॉक टेस्ट में करनी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द एनुअल पेमेंट दैट विल डिस्चार्ज ए डेट। तो यहां पर एक नया वर्ड मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। डेट का मतलब है कि भाई ऋण, कर्जा, ठीक है। डेट विल डिस्चार्ज ए डेट ऑफ रुपीज दिस ड्यू इन 3 ईयर्स। ड्यू इन 3 ईयर्स का मतलब पता है क्या है, कि अगर मान लो आज आपके दोस्त ने आपसे कुछ रुपए दिए लिए, तो ये कहना चाह रहा है कि 3 साल बाद ड्यू है। ये बोलते हैं ना आपका बिल ड्यू है, मतलब कि बिल बचा है। यहां पर भी यही मतलब है कि आज कुछ रुपए लिए गए हैं और 3 साल बाद इतने रुपए ड्यू है, मतलब कि 3 साल बाद इतने रुपए देकर उसका पीछा छुटने वाला है। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि अमाउंट बता दिया, प्रिंसिपल नहीं बताया। ये बता दिया कि आज जितने रुपए दिए हैं उसके हिसाब से 3 साल में इतने रुपए ड्यू हैं, 3 साल में इतने रुपए का डेट हो गया। आप डेट से भी ऐसे मान लो, कोई आपको ये बोलता है कि मेरे सिर के ऊपर 1 लाख का कर्जा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि मेरे सिर के ऊपर 1 लाख कर्जा है प्लस उसके ऊपर जो भी ब्याज बनेगा वो ना। कर्जे के अंदर ब्याज वगैरह सब कुछ मिला के बताता है आदमी, है ना। अमाउंट बताता होता है कि 2 लाख का कर्जा है, 2 लाख दूंगा तब पीछा छुड़ेगा। तो डेट का मतलब ही कर्जा होता है, ऋण होता है। तो मतलब कि ये अमाउंट बता रहा है। तो ये तो और अच्छी बात हो गई, हमें प्रिंसिपल से अमाउंट निकालना पड़ता था, अब वो निकालना भी नहीं पड़ेगा, है ना। उसने हमें ऑलरेडी अमाउंट बता दिया कि 3 साल में इतना अमाउंट बनेगा। अब इसको निकाल लेते हैं भाई। तो देखो 3 साल की किस्तें हैं, तो सबसे पहले 3x प्लस x इंटू रेट क्या है 5 इंटू टाइम क्या होएगा, टाइम होएगा 2 + 1, वो हो गया 3/100 इज इक्वल टू दिस 47250। तो भाई 5 से ये चीज चली जाएगी 20 पर, तो ये हो गया 3x/20। तो इस चीज को आप कैसे सोल्व करते हो, 20 थी 60, 60 और 3 63, 63/20 x की वैल्यू है ये 47250। तो x की वैल्यू कितनी होगी, इसको उधर उल्टे से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 21 थी 63, 21 दूनी 42, फिर 21 दूनी 42, 21 5 105 जीरो, फिर 3 से इसको मैं फिर से कैंसिल करता हूँ, 3 7 21, 3 5 15। तो अब 75 का डबल यहाँ पर 2 है ना, तो वो हो जाएगा भाई 150, और उसके बाद 2 जीरो और, मतलब 15,000 की किस्त बनेगी। कितने की किस्त बनेगी, 15,000 की किस्त बनेगी। अब आगे बढ़ते हैं। A sum of ₹10 is lent with simple interest to be paid back in 11 monthly installments of ₹1 each। मतलब भाई 10 रुपए दिए गए हैं साधारण ब्याज पर, और ये बोला है कि 11 महीनों में वापस कर देना, और हर महीने में 1-1 रुपए की किस्त दे देना। तो यहाँ पर हमें रेट बतानी है कि भाई रेट कितनी है। तो सिंपल सी बात है, वही उसी फॉर्मूले से चलेंगे। वही फॉर्मूला क्या है, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, फिर वो पुट करने में आपको आसानी रहेगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर उसने किस्त बना दी ना, तो एक बार ऊपर लिख के बता देता हूँ, फिर आप रिलेट कर पाओगे कि अगर 11 महीनों का फॉर्मूला हो तो यहाँ पर लिखते हैं 11x प्लस, फिर लिखते हैं x इंटू रेट कितनी है, रेट है मान लो r है, इंटू टाइम, टाइम लिखते हैं। अगर 11 महीनों की बात है तो 10 से स्टार्ट हो जाएगा। आपको लगेगा कि ये तो महीनों की बात है, साल की बात नहीं है, तो कोई नहीं। अगर महीनों की बात है तो हम रेट को भी मंथ के अकॉर्डिंग ले लेंगे, ठीक है, मंथ के अकॉर्डिंग ले लेंगे, बात ही खत्म कर देंगे। और ये जाएगा 1 तक डिवाइडेड बाई 100,
बराबर है और उस साइड लिख देते हैं हम अमाउंट। अब इसी फॉर्मूले के अंदर मैं इस इंफॉर्मेशन को पुट करने वाला हूं। अलग से फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में होना चाहिए बस, ताकि आप रिलेट कर पाओ। चलो भाई, यहां पर मैं इंफॉर्मेशन को पुट कर रहा हूं। देखो, हमें यह पता है ना इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की है। इंस्टॉलमेंट 1 रुपए की है, और ये जो एक्स होता है, ये एक्स क्या होता है? एक्स इंस्टॉलमेंट ही तो होता है, किस्त का ही तो रेट निकाल रहे होते हैं हम इस फॉर्मूले से। तो मतलब हमें एक्स की वैल्यू पता है, तो 11 इंटू 1 11, प्लस हमें आगे एक्स की वैल्यू पता है, तो 1 इंटू, अब मैंने क्या मान लिया, मैंने ये मान लिया कि जो रेट है, जो 1 महीने की रेट है वो है R%। तो जो 1 साल की रेट होगी वो क्या हो जाएगी? 12R%। अगर 1 महीने में R% ब्याज लगता है तो पूरे साल में 12 इंटू R% लगेगा, उसका 12 गुना लगेगा बस। कभी कभी लोग ऐसे करते हैं, 1 साल की R%, 1 महीने की R/12%, ऐसा क्यों मानना, बिना वजह कैलकुलेटिव क्यों बनाए? तो देखो भाई, P इंटू आर इंटू टाइम कहाँ से स्टार्ट होगा? टाइम होगा 10 से स्टार्ट, क्योंकि 11 महीने की बात है। तो ये जाएगा 1 तक, और 10 से लेकर 1 तक, या तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, मतलब कि 10 इंटू 11/2, या फिर वैसे भी आपको याद होना चाहिए, मतलब 10 का तो वैसे बहुत बार यूज होता है, याद ना हो तो भी निकाल सकते हो। 55/100 बराबर है, राइट साइड में क्या होता है? राइट साइड में होता है अमाउंट। ठीक है, जो ब्याज लग कर जो वैल्यू बनी। तो स्टार्टिंग में कितने रुपए उधार दिए थे? तो रुपए उधार दिए थे 10। तो मुझे यहां पर प्रिंसिपल नहीं लिखना, यहां पर लिखना है अमाउंट। तो इसका मैं अमाउंट निकालूंगा ब्याज लगा के। तो भाई 1 महीने की रेट है R%, लेकिन यहां पर बात हुई है 11 महीनों की। 11 महीनों में इंस्टॉलमेंट्स दी हैं, तो 11 महीने का ब्याज लगेगा। तो भाई 1 महीने में अगर R% ब्याज लग रहा है और मुझे 11 मंथ का अमाउंट निकालना है, तो 11R% लगाना पड़ेगा। तो 11R% बढ़ाना, जब आपको 10% बढ़ाना होता है किसी चीज को, तो क्या करते हो? 100 प्लस 10/100 इतने से गुणा करते हो ना। और मैंने इसको 11R% बढ़ाना है, तो 100 प्लस 11R/100 इतने से गुणा करूंगा। 100 प्लस 11R/100, 11R% बढ़ाना है। ठीक है, और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं सोचना कि ये लेंदी हो रहा है अगर आप सोच रहे हो तो, क्योंकि पहली बार ये बता रहा हूं। अगर विश्वास ना हो तो क्या करो, विश्वास ना हो तो एक बार इस क्वेश्चन को समझो, और फिर एक बार खुद निकाल के देखो, खुद पता लगेगा हाँ कुछ चीजें लिखने की जरूरत नहीं थी और इतनी कैलकुलेशन नहीं थी। देखो, जैसे यहां पर मैं ये भी लिख रहा हूं कि 1 इंटू आर, 1 लिखने की क्या जरूरत है ना। तो चलो भी, अब इसको कैंसिल आउट करते हैं। 5 से ये 11 पर जाएगा, 5 से ये चला जाएगा भाई 20 पर। यहाँ पर 11/20 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर इस 1 0 से मैंने इस 1 0 को काट दिया, अंदर यहाँ पर रह गया 100/10, तो ये हो गया भाई 10, 100/10। और यहाँ पर रह गया प्लस 1.1R। 11/10 को क्या बोल सकते हैं? 1.1। इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, और यहां पर क्या है? यहां पर अगर आप देख पाओ तो यहां पर है, यहां पर इस 10 को एक बार हटा देता हूं मैं, इस 0 को। आप सिर्फ 11/2 को देखो, अदरवाइज तो ये ऐसे लगेगा कि ये कैलकुलेटिव है। सिर्फ 11/2 को देखो, 11/2 क्या होता है? 11/2 होता है 5.5। तो 11/20 मतलब कि 10 से डिवाइड करके ये क्या होगा? 0.55। तो ये हो गया जी 0.55R। ठीक है, अब इस 10 को ले आओ इधर, तो 11 में से 10 गए, बच गया 1, और इसको ले आओ इधर। ठीक है, तो यहां पर इसको मैं देखना चाहूंगा 1.10 110R, माइनस इसको मैं देखना चाहूंगा 55R। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.55R, और जिसकी वैल्यू होगी 1, तो फिर वो हो जाएगा R बराबर है 1/0.55, मतलब कि 100/55। तो 12R की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12R की वैल्यू हो जाएगी इंटू 12। क्यों? क्योंकि हमें जो रेट बतानी है वो सालाना बतानी है, महीने की थोड़ी बतानी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट सालाना होती है। तो बस अब इसको सोल्व कर लेंगे, तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं भाई। 5 से ये जाएगा 20 पर, 5 से ये जाएगा 11 पर, तो ये हो गई 240/11। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी? 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 21 पॉइंट समथिंग। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन काफी लेंदी लगी होगी ना, लेकिन फिर से एक बार करते हैं, देखो। ठीक है, अब देखो, और अब की बार मैं ऐसे वैसे भी बता दूंगा कि लेंदी नहीं होगी, बिना वजह हम कैंसिल आउट करेंगे ही नहीं। देखो,
बिकॉज मैं जनरली कैंसिल आउट नहीं कर रहा होता हूँ इस टाइप के क्वेश्चंस में। ए सम ऑफ ₹10 इज लेंट आउट, हमें सारा क्वेश्चन पता है, 10 रुपए दिए गए और एक किस्त 1 रुपए की है, तो 11 इंटू 1 प्लस 1 इंटू आर, एक महीने की रेट मैंने आर मान ली, इंटू जो टाइम है, अगर 11 इंस्टॉलमेंट की बात है वो 10 से स्टार्ट होगा, 10 से लेकर 1 तक जाएगा, 55 बटे में 100। एग्जाम में इतना साफ साफ लिखेंगे और आगे क्या होगा, बिकॉज बाकी काम हम मेंटली कर रहे हैं। यहाँ पे होगा 10 इंटू 11 महीने की बात है, तो 11 महीने का मैं ब्याज लगाऊंगा 100 प्लस 11 आर। एग्जैक्टली मैं कैसे कर रहा होता हूँ वो मैं आपको बताऊंगा, बटे ये मैं एग्जैक्टली क्या कर रहा होता हूँ, मैं नीचे के 100 को काटता नहीं हूँ, क्योंकि क्या होगा, पहले मैं इसको काटूंगा फिर पॉइंट्स में कन्वर्ट करूंगा, मैं ऐसे अवॉइड करता हूँ पर्सनली। ठीक है, तो चलो अब इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इस 10 को मैं अंदर भेज देता हूँ खुद, इसको काटने के बजाय। ठीक है, तो इस 10 को अगर मैं अंदर भेजूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1000 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 110 आर। अब इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 55 आर और यहाँ पर क्या है, अगर इसको मैं दो हिस्सों में तोड़ूं, 1000 बटे 100 बन जाएगा 10 और यहाँ पर है 110 बटे 100 आर। ठीक है, अब 55 आर को मैं इधर भेज दूंगा, 110 बटे 100 आर में से 55 बटे 100 आर जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 110 में से 55 गए, 55 बटे 100 आर, और इस 10 को मैं भेज दूंगा इधर, ये बच जाएगा 1। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 100 बटे 55। तो देखो कितनी साफ साफ कैलकुलेशन और कितनी कम कैलकुलेशन हुई है। अगर हमें ये आता है तो कुछ क्वेश्चंस समझाने में बड़े लगते हैं, एक बार समझोगे, कॉन्फिडेंस लो नहीं करना उन क्वेश्चंस को देखकर, एक बार समझोगे फिर उसके बाद कई चीजें आप मेंटली करोगे और उनको काफी छोटे तरीके से करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, इसको कैलकुलेट करने के बाद। अब बढ़ते हैं भाई आगे। अभी जो हम इंस्टॉलमेंट्स करने वाले हैं आगे, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज के इंस्टॉलमेंट्स। अभी हम क्या करेंगे, एक बार जो इंस्टॉलमेंट वाला फंडा है वो मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज से, फिर उससे इक्वेट करेंगे, उससे तुलना करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो आपको क्या होगा, याद रखने में या समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, और अगर इंस्टॉलमेंट्स के अंदर कुछ डाउट भी अब तक भी रह गए होंगे वो भी एकदम से क्लियर हो जाएंगे। तो ध्यान दो, उस फंडे को फिर से कम शब्दों में एक बार फिर से बयां करता हूं। ठीक है, यहां पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली और इस लाइन के इस साइड जो भी चीज मैं लिखूंगा वो होगा अमाउंट, मतलब कि हर एक रुपए के ऊपर 5 साल का ब्याज इंक्लूड कर लूंगा उसके अंदर, हर एक रुपए के ऊपर 5 साल का इंटरेस्ट इंक्लूड कर लूंगा उसमें, और यहां पर होंगी अपनी इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, किस्तें। और अब मैं क्या करूंगा, ये जो बीच वाली दीवार मैंने बनाई है, इस दीवार को हटाकर, इस दीवार को हटाकर यहां पर बराबर लिख दूंगा, इक्वल लिख दूंगा, अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को इक्वल कर पाया। लेकिन फिलहाल ये बराबर नहीं है। फिलहाल बराबर क्यों नहीं है, क्योंकि इस लाइन के इस साइड जो चीज लिखी गई है उसके अंदर हर एक रुपए के ऊपर 5 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है, और इस लाइन के इस साइड जो चीज लिखी हुई है उसके ऊपर कुछ रुपए के ऊपर तो 1 साल का ब्याज लगा है सिर्फ, क्योंकि बंदे ने 1 साल के बाद रुपए दे दिए थे, कुछ रुपए को बंदे ने 2 साल के बाद दे दिया था किस्तों में, तो कुछ रुपए के ऊपर सिर्फ 2 साल का ब्याज जुड़ा है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर हर रुपए के ऊपर 5 साल का ब्याज जुड़ा है, तो यहां पर जिस रुपए के ऊपर कम साल का ब्याज जुड़ा है, मतलब मान लो कुछ रुपए के ऊपर सिर्फ 1 साल का ब्याज लगा है, तो मैं बाकी 4 साल का ब्याज भी लगा दूंगा उसके ऊपर, उस रुपए के ऊपर पूरे 5 साल का ब्याज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मैं हर एक रुपए के ऊपर 5 साल का ब्याज लगा दूंगा, लेफ्ट साइड में भी जितना हमने नहीं लगाया है जो बचा हुआ है वो भी लगा दूंगा। यहां पर पहले ही 5 साल का ब्याज लगा है, फिर दोनों को बराबर कर देंगे। ठीक है, तो ये सिस्टम है। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट की एक बार लिख दूं, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, टेंशन मत लो। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज की लिख दूं और फिर आपको दोनों समझ में आ जाएंगे। तो अब की बार मैं यहाँ पर प्रिंसिपल ले रहा हूँ 1000 रुपये, ठीक है, रेट ले रहा हूँ 10%, और इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकालनी है कि भाई एक किस्त कितने की बनेगी। तो मैं मान लेता हूं एक किस्त बनेगी x की, और मैं टाइम ले रहा हूं यहां पर 5 साल, 5 ईयर्स। ठीक है, तो देखो कि 1 साल के बाद बंदे ने रुपए दिए हैं x, ध्यान से सुनते रहिएगा, अगर कोई कंफ्यूजन है अब तक तो वो दूर हो जाएगा, पक्का दूर हो जाएगा। 3 साल के बाद x, 4 साल के बाद x, और यहां पर 5 साल के बाद x। ठीक है, और यहां पर अगर 1000 रुपए उसने लिए हैं तो 10% के हिसाब से 5 सालों में 1500 रुपए हो जाएंगे, हर एक रुपए के ऊपर 5 साल का ब्याज हमने लगा लिया। अब देखो
ये जो रुपया है इसके ऊपर सिर्फ 1 साल का ब्याज लगा है अब तक। ठीक है, 0 साल पर रुपया लिया था और 1 साल के बाद x रुपए दे दिए। ठीक है, तो हम क्या अज्यूम कर लेते हैं कि अगर वो इस रुपए को यूज करता रहे, अगर वो हमें ना दे, पूरे 5 साल तक यूज करता रहे, क्योंकि इस साइड क्या हुआ था, इस साइड हर एक रुपये को, मतलब कि एक एक रुपये को पूरे 5 साल तक यूज किया था, उस साइड भी मैं हर एक रुपये को 5 साल तक यूज करवा रहा हूं। ठीक है, तो अगर वो यहाँ पर हर एक रुपये को 5 साल तक यूज करता रहे, मतलब कि 1 साल तक तो ऑलरेडी यूज कर चुका है, तो 4 साल तक भी यूज करता रहे। अगर मैं उसको बोल दूं कि भाई 4 साल और बरत ले, तू अपने पास ही रख, बस मेरे को 4 साल का ब्याज दे दियो, तो मैंने क्या किया, जिस रुपए के ऊपर सिर्फ 1 साल का ब्याज पहले लगा था, मैंने 4 साल का और जोड़ दिया, मतलब पूरे 5 साल का ब्याज जोड़ दिया मैंने। ठीक है, ऐसे इसको आप समझ सकते हो, सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं ऐसे बोलकर। तो ये हो जाएगा x इंटू 10 इंटू 4 p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 कर रहा हूं। ठीक है, अगला रुपया 2 साल के लिए यूज किया गया है, 2 साल के बाद वो मुझे x रुपए दे रहा है, मैं बोल रहा हूँ 3 साल और यूज कर भाई, और इसके ऊपर जो 3 साल का ब्याज है वो मुझे 3 साल के बाद दे दिए। इस रुपये को मैंने पूरे 5 साल के लिए यूज करवा दिया ना, हाँ जी करवा दिया। और ये रुपया वो 3 साल के लिए यूज करके, 3 साल के बाद यूज करके मुझे x रुपए दे रहा था, मैंने बोला इस रुपए को अपने पास रख, 2 साल और यूज कर, तो 2 साल अगर वो और यूज करेगा तो 2 साल का ब्याज मैं उससे लूंगा, तो इस रुपए को भी मैंने 5 साल यूज करवा दिया उससे। ठीक है, अब ये रुपया वो 4 साल यूज कर चुका, तो इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं कि आखिर से कितने साल पहले ही है, 1 साल पहले है, तो 1 साल का और ब्याज इसके अंदर जोड़ देंगे, ये तो सिर्फ 5 साल तक यूज हो ही चुका। तो अब इससे हम कंपेयर कर रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज की इंस्टॉलमेंट को। देखो चक्रवृद्धि ब्याज की इंस्टॉलमेंट जो किस्तें हैं वो आप कैसे निकालोगे। देखो मान लो अब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, ऐसे मान लो, तो अब यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट की किस्तें मैंने लिख दी, ऊपर सिंपल इंटरेस्ट की लिखी थी, यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट की, और यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले में फर्क है, किस्तों की समझ में फर्क नहीं है। तो ऊपर जहां जहां पर भी सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा है, बस यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज का लगा देंगे। तो देखो ऊपर जो अमाउंट है वो सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से निकाला ना, 1 साल की रेट 10%, 5 साल की 50, तो इसका 50% निकाल के जोड़ दिया। लेकिन साधारण में तो ऐसे जोड़ते नहीं, साधारण ब्याज सॉरी सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट में तो ऐसे जोड़ते नहीं। चक्रवृद्धि में क्या करते हैं, 1000 इंटू अगर 5 साल का निकालना है तो 5 बार 10% बढ़ाते हैं। ठीक है, ये मैंने 5 साल इसीलिए ले लिए कि आपकी समझ बढ़ जाए, अदरवाइज कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर 5 साल की किस्तें आज तक नहीं दी हैं एग्जामिनर ने। ठीक है, कैलकुलेटिव ही इतना हो जाएगा। अगर फिर भी आपके दिमाग में ये आए, अगर दे दी तो दे दी तो तुरंत छोड़ दो उस क्वेश्चन को और उसकी जगह 3 क्वेश्चन कर लो दूसरे, तो ज्यादा नंबर आएंगे। ठीक है, अदरवाइज आज तक नहीं दिए और ना ही आगे देगा। अब देखो यहां पर हमने क्या किया था, यहां पर हमने 4 साल का ब्याज जोड़ दिया था, 4 साल का ब्याज जोड़ दिया है ना, मतलब कि हमने क्या बना दिया, 4 साल का अमाउंट बना दिया, ये 4 साल का अमाउंट, ये प्रिंसिपल है और ये 4 साल का ब्याज है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर भी 4 साल का ब्याज जोड़ दूंगा। ठीक है, इसके ऊपर अगर आप 4 साल का ब्याज जोड़ोगे, मतलब कि इसको अमाउंट बना दोगे जोड़कर, तो ये हो जाएगा इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10। क्यों, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल का लगाने के लिए 1 बार 11/10, 4 साल का लगाने के लिए 4 बार 11/10 से गुणा करना पड़ेगा। ये अब ये रुपया है, इसके ऊपर मैंने 3 साल का और ब्याज निकालना है, क्योंकि 2 साल तक तो आ चुके हैं, तो 3 साल का ब्याज और इसके अंदर जोड़ना है। ये लो, इसके ऊपर 2 साल का ब्याज और जोड़ना है, तो ये लो, इसके ऊपर 1 साल का ब्याज और जोड़ना है, तो ये लो, इसके ऊपर ब्याज जोड़ना ही है नहीं है, तो अब मैं इनको बराबर रख सकता हूं। ऊपर सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला है, यहां पर ये सब मैंने जोड़ दिया देखो, और नीचे कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला है। समझ में आ गई बात। अब ये काफी कैलकुलेटिव लग रहा होगा, ऐसा क्वेश्चन तो एग्जामिनर देगा ही नहीं। अब एक्चुअल में कैसा क्वेश्चन एग्जामिनर दे सकता है वो मैं आपको दे देता हूं। ये लो, पता है आपको 99% कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल सिर्फ 2 साल के लिए होते हैं, 99% एग्जैक्टली 3 साल के भी नहीं होते कंपाउंड इंटरेस्ट के किस्तों के। लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैं आपको एक 3 साल का ही दे देता हूँ स्टार्टिंग में। मान लो आपने अपने दोस्त को 900 रुपये दिए,
ठीक है, और आपने बोला कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%, और आपने अपने दोस्त को बोला 3 साल के अंदर तू मुझे 3 किस्तें दे और इन रुपये को चुका दे। तो आपका दोस्त क्या करेगा, आज उसने आपसे रुपए लिए हैं 0 साल पर, मतलब कि आज 0 साल मान लेते हैं ना स्टार्टिंग की चीज़ को। 1 साल बाद आपका दोस्त आपको x रुपए देगा, फिर आपका दोस्त 2 साल बाद फिर आपको x रुपए देगा, फिर 3 साल बाद फिर आपको x रुपए देगा। ठीक है, तो इस साइड में अगर यहाँ पर इक्वल टू लिखना है तो इस साइड में हम क्या लिखते हैं, इस साइड में हम लिखते हैं अमाउंट 3 साल का, सीधा सीधा। उसने आपसे लिए थे 900 रुपये, तो 3 साल का अमाउंट लिखो भाई। तो 20% अगर कोई वैल्यू बढ़ेगी तो वो हो जाएगी 120/100 यानी कि 6/5। तो 3 बार 6/5 से गुणा कर दो, ये 3 साल का अमाउंट आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, देखो इस रुपये को उसने 1 साल के लिए यूज कर लिया है, तो मैं यहाँ पर 2 साल का ब्याज और जोड़ूंगा। ठीक है, 2 साल का। तो हमने अब देखो बार बार मैं ये चीज़ बताऊंगा, बार बार लेंदी हो जाएगी। तो अब देखो स्टार्ट करते हैं खेल। सिंपली आपने क्या देखना है, अगर 3 साल की इंस्टॉलमेंट है ना भाई, तो पहले वाले पर 2 साल का जोड़ दो, एक कम से लग जाओ, फिर एक का, फिर 0 का। 4 साल की इंस्टॉलमेंट है तो 3 साल का ब्याज जोड़ो, 2 का, 1 का, 0 का। सिंपल इंटरेस्ट में भी कुछ इसी तरह का काम हुआ था ना टाइम के साथ, यहाँ पर भी वही हो रहा है। 3 साल की इंस्टॉलमेंट है तो पहले साल के ऊपर 2 साल का, क्योंकि 1 साल तो वो बरत लिया होगा, तो 2 बार 6/5 से गुणा कर दो। समझ तो आपने लिया ना, अब इसके फॉर्मेट को समझ लो क्या है। अब 2 साल का लगा दिया, फिर 1 साल का लगा देंगे, फिर 0 साल का, मतलब कि अमाउंट निकालेंगे ही नहीं क्योंकि 3 साल के लिए यूज कर लिया। बस अब इनको बराबर कर देंगे। अगर मान लो यहाँ पर बस इस पैटर्न को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जल्दी से एक और वैल्यू ले लेता हूँ। मान लो किसी ने 600 रुपये दे दिए और रेट है 30%। ठीक है, और 4 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट से पे करने हैं। तो बस इस कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करवाना चाह रहा हूँ, इसका आंसर नहीं निकलवाना चाह रहा। तो x रुपये, 4 साल की बात है ना कंपाउंड इंटरेस्ट पर, तो 3 बार 3 बार 3 बार, 4 साल की बात है तो 3 बार, फिर 2 बार, मतलब जितने भी साल की बात है उससे एक कम से स्टार्ट हो जाओ। तो 2 बार प्लस 1 बार प्लस 0 बार इज इक्वल टू 600 रुपये थे। 600 रुपये के ऊपर कितने साल का अमाउंट आपने निकालना है, 4 साल का। तो 13/10⁴ बस यहाँ पर आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है। लेकिन ऐसे इस तरह के क्वेश्चन कभी भी नहीं देगा एग्जामिनर। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ऐसे 4-4 साल के, 3 साल के ही बहुत सदियों में एक आधी बार देता है वो। तो एक बार समझ में आ गई आपको बात, बस आपको एक बार अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए और ये पैटर्न समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद एक क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, आगे करने वाले हैं। तो एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने x कॉमन ले लिया, तो ये हो गया भाई 36/25, यहाँ पर हो गया भाई 6/5, और यहाँ पर हो गया 1 इज इक्वल टू दिस। इस टाइप के क्वेश्चन में मैं पता क्या करता हूँ, मैं एलसीएम को सेम कर लेता हूँ मन मन में ही। मतलब यहाँ पर ऊपर नीचे 5 से मन मन में गुणा करता हूँ, यहाँ पर ऊपर नीचे 25 से मन मन में गुणा करता हूँ। तो क्योंकि मुझे पता तो है ही, ये 5 × 5 है ना, कि नीचे 25 है, तो मैं क्या करता हूँ मन मन में ही, ये 36 है, प्लस यहाँ पर मैं 5 से गुणा करूंगा तो 30, यहाँ पर मैं 25 से गुणा करूंगा तो 25, और बटे 25 सीधा लिखता हूँ ऐसे। ठीक है, और अब ये क्या हो गया, अगर आप ऊपर वाले को जोड़ोगे तो 30 और 30 60 और 20 80, 80 और 11 91, तो ये हो गया भाई 91। ये हाँ 36 और 30 66 और 20 हाँ 91 हो गया। तो अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो बस इसको उस साइड लेके जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा भाई 900 इंटू 6/5 इंटू 6/5 इंटू 6/5 इंटू 25/91। तो अब इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो भाई 5 और 5 से 25 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये यहाँ पर 91 आ गया है, 65। हाँ तो ये हमने गलती की है, यहाँ पर 900 की बजाय आप क्या करो, 910 रुपये मान लो, बस कैलकुलेशन बचाने के लिए 900 की बजाय 910 रुपये मान लो। तो 91 से ये 10 पे चला जाएगा, 5 से ये चला जाएगा मेरे भाई 2 पर, और बस अब आपका आंसर आ जाएगा। तो 6 का क्यूब होता है 216, और 216 का डबल हो जाएगा 432 रुपये की इंस्टॉलमेंट बन जाएगी। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। A sum of rupees 1260 is borrowed from a money lender at 10% per annum compounded annually. The amount is to be paid back in 2 equal annual installments. Installments वाला क्वेश्चन है, 2 बराबर इंस्टॉलमेंट में देना है। फाइंड द एनुअल इंस्टॉलमेंट। तो देखा ना, प्रीवियस ईयर एसएससी का क्वेश्चन आया ना 2 साल का, ऐसे ही आते हैं भैया सारे लगभग। तो 1260 रुपये देने हैं। इस साइड में लिखता हूँ, मुझे पैटर्न पता है अमाउंट, तो 1260 इंटू, अब मेरे को अमाउंट निकालना है 2 साल का,
तो रेट है 10%, तो मैं लिखता हूँ 11/10 इंटू 11/10, और इस साइड पे मैं वही पैटर्न लिखता हूँ कि 2 इंस्टॉलमेंट है एक्स और एक्स की, और 2 साल की बात है, तो पहली वाले पर मैं सिर्फ 1 साल का अमाउंट निकालता हूँ, ठीक है। 2 की बात है तो 1 से स्टार्ट होना है, अगली वाली पर मैं सिर्फ 0 साल का अमाउंट, मतलब कि प्रिंसिपल ही रखना है। क्लियर है? तो अब यहाँ पर इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 11/10, ये 11 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको आप कैसे सोल्व करते हो, 10 एकम 10, 10 और 11 21, 21/10 एक्स की वैल्यू है ये। तो एक्स की वैल्यू क्या होएगी, 10 इंटू 21 कर लो, 10 इंटू 21, तो भाई 10 से 10 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गई, और 21 से 21 सिक्के 26, ये 6 पर चला जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 11 इंटू 11 इंटू 6, जो कि है 726, मतलब कि उत्तर आ जाएगा ऑप्शन ए। समझ में आ गई बात? एग्जैक्टली ऐसे ही अगला क्वेश्चन करते हैं, हमें पैटर्न पता होना चाहिए, और क्वेश्चन को ऐसे ही पढ़ना है, जैसे ए बिल्डर बोरोज रुपीज 2550 टू बी पेड बैक विद कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 4% पर एनम, 4% प्रति वर्ष, बाई द एंड ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल के अंत तक, 2 बराबर किस्तों में, किस्तों का क्वेश्चन है, 2 साल का, रेट इतनी है और कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो बस इससे सब कुछ क्लियर हो गया कि हर एक इंस्टॉलमेंट कितनी होगी। अब देखो लिखते हैं x इंटू, 2 साल की बात है तो 1 साल का अमाउंट निकालूंगा ना पहले, तो रेट कितनी है 4, तो किससे गुना करूंगा, 104/100, जो कि होता है 26/25। यहाँ पर मैंने 26/25 से गुना किया, जमा x बराबर है 2550 गुना, यहाँ पर मैं लिखता हूँ अमाउंट, अमाउंट लिखता हूँ ना यहाँ पर इस साइड पर, तो मतलब कि 2 बार 26/25 से गुणा करूंगा, 2 बार मैंने अमाउंट निकाल लिया, 2 बार इतने गुणा कर दिया। तो बस अब x की वैल्यू निकालनी है, और ये हमेशा इस मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में आता है, हमेशा, जैसे 1 26/25 हमेशा ऐसे आता है, 25 वन जा 25 से कम 25 और 26, 51/25 इंटू एक्स इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू क्या होगी, इसको निकाल लेते हैं, देखो ठीक है। तो अभी भी ये हो सकता है बताने में आपको मुश्किल लग रहा हो, इसी को एक बार फिर से करके दिखाऊंगा, फिर देखना, ठीक है। इन क्वेश्चंस में बहुत ही कम लिखता हूं मैं, तो देखो 25 से 25 कैंसिल हो गया, 51 से, और ये सारे एक्चुअल क्वेश्चन है, 5 पे चला गया, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं, तो 25 से 25 दूनी 50 पर चला गया, ये 5 और 0 50 बना लेंगे ना, देन 26 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 676, और 676 का डबल 600 का डबल 1200, 700 का डबल 140, 1340 और 12 1352, तो यहाँ पर आंसर हो गया ऑप्शन। अब देखो एक्चुअल में कैसे मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ, अगर अभी तक आपकी इतनी समझ हो गई तो देखो, ए बिल्डर बोरोज 2550 रुपए टू बी पेड बैक विद कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 4% पर एनम बाई द एंड ऑफ 2 ईयर्स इन 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट। तो यहां तक अब मेरे को पता लग गया कि इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है और हर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू पूछी है, तो इस साइड से स्टार्ट होना होता है ना। देखो अब ये चीज मैं लिख नहीं रहा, बस मेरे दिमाग में कि भाई सबसे पहले तो मेरे को किससे गुणा करना पड़ेगा, 104/100, जो कि है 26/25, ठीक है। तो मुझे पता है 26/25 से गुणा करना है, तो ये आपको पता है ना, पहले में तो 26/25 आता है, अगले में x आता है, यहाँ पर 1 ही होता है, और जब भी 1 होता है तो हमें क्या करना होता है, इन दोनों को जोड़ दो बस, 51/25। ये सब आप ऐसे सोच सकते हो, देखो कि पहले को 26/25 से गुणा करूंगा, मुझे पता है 2x होंगे, एक को 26/25 से गुणा करूंगा, एक को 1 से, इनको जोड़ना ही पड़ता है हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो 26 और 25, 51/25 इंटू एक्स, वो किसके बराबर होगा, इस साइड हम अमाउंट लिखते हैं, इंटू 26/25 इंटू 26/25 इंटू, तो 26 सॉरी 51/25x इसके बराबर है, तो इसको 25/51 कर दो, तो सिर्फ इतना लिखने की जरूरत होती है एग्जाम के अंदर, पता है। तो 25 से 25 कैंसिल कर दो, 51 से 51 5 जा, और 25 से इसको काट दो, 25 50 को 2 पर, बस ये सारा कैंसिल हो गया, और ये जो भी आया उसका उत्तर बन गया 1352। अगले को एक बार ऐसे ही करके देखें, तो चलो भाई इसको करते हैं। Kamal took 6800 as loan, 6800 as loan, which is to be paid with an interest rate of 12.5% compounded annually in 2 equal installments। मतलब कि भाई 2 बराबर इंस्टॉलमेंट में देना है और इतनी रेट है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात है, ठीक है।
तो सबसे पहले अब दिमाग में करेंगे, सबसे पहले x होगा, मैं लिखूंगा नहीं, सबसे पहले x होगा, लेकिन रेट कितनी है, रेट 12.5 है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, 12.5 का मतलब है 1/8, 1 जमा 1/8, 9/8 से गुणा करेंगे, ये आपको परसेंटेज से याद होना चाहिए। तो 9/8 से गुणा करेंगे, तो पहले वाले x को 9/8 से गुणा करेंगे, अगले वाले x को सिर्फ 1 से, सिर्फ x रहेगा, तो 9/8 जमा 1, 9 और 8 17/8 x हो जाएगा, 9/8 जमा 1 17/8 हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 और 9 17/8। अदरवाइज तो मैं सीधा 9 और 8 को ही जोड़ देता हूँ, 9 और 8 17/8, आप भी ऐसे ही जोड़ रहे होंगे। तो 17/8 x की वैल्यू क्या होगी, इसको लिख लेता हूँ सबसे पहले, 9/8 से गुणा कर रहे हैं ना, लेकिन ये 17/8 की वैल्यू है, 17/8 x की, तो 8/17, सिर्फ इतना लिखना होता है पेपर में, 17 चौके 68, 8 5 40, 9 में 81, ये भी मन में सोच लेते हैं। अब देखो आपके दिमाग में यहाँ पर 81 नहीं बन रहा, बन सकता है यार 81 दिमाग में, क्यों नहीं बन रहा, बन तो रहा है, 5 1 जा 5 8 40 और एक जीरो चिपका दो, तो यही हो गया ऑप्शन सी। एग्जाम में टाइम इसलिए नहीं बचता कि अजीब से शॉर्टकट लोग याद रखते हैं, अगर आप अजीब से शॉर्टकट याद रखोगे, कंसेप्चुअल वे से नहीं जाओगे, तो बहुत बड़ी मार खा सकते हो एग्जाम में, कंफ्यूज, आपको ये अंदाजा भी नहीं लगा पाओगे, किसी को ऑनेस्टली ये भी नहीं बताओगे कि कैसा एग्जाम है, कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं होती तो ये भी नहीं पता लगता एग्जाम ईजी आया है कि मुश्किल, जो भी चीज़ थोड़ी सी अलग सी देख दोगे उसको ये बोल दोगे कि यार बहुत ही हार्ड एग्जाम आया था, और इसीलिए तो अफवाहें फैला देते हैं स्टूडेंट, क्योंकि ज़्यादातर में कंसेप्ट क्लैरिटी होती नहीं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, ए सम ऑफ 13,360 वॉज बोरोड एट दिस रेट, इतने रुपए उधार लिए गए इतनी दर पर, एट कंपाउंड इंटरेस्ट एंड पेड बैक इन 2 ईयर्स, 2 साल में दिए गए, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट दी, मतलब किस्तों वाला क्वेश्चन है, भाई हर एक किस्त कितने की थी, तो मुझे पता है, देखो मेरे दिमाग में ये पता है, यहाँ पर 2 किस्तें हैं और यहाँ पर मैं अमाउंट लिख रहा होता हूँ, ठीक है, तो मैंने एक्चुअल में सिर्फ ये लिखा, लेकिन अब मुझे देखना पड़ेगा इसकी रेट है, इस रेट के कारण मैं किससे गुणा करूं, इसकी फ्रैक्शन क्या है, तो सबसे पहले तो इसको सोल्व कर लो, 8 चौके 32, 8 4 जा 32 प्लस 3 35/4, लेकिन मुझे तो फ्रैक्शन निकालनी है ना, ये तो परसेंटेज में है, तो इसको 100 से डिवाइड करो, फ्रैक्शन में आ जाएगा 5 7 35, ठीक है, 5 7 35, और 5 से ये कट जाएगा 20 पर, तो ये आ गया अभी 7/80, मतलब कि इस रेट के अकॉर्डिंग अगर ये वाली रेट आपने रखनी है तो 7/80 इतना बढ़ाना पड़ेगा, तो कितने से गुणा करना पड़ेगा, 87/80, आपको जस्ट ये फ्रैक्शन निकालनी है, 87/80, इसको 100 से डिवाइड करोगे तो फ्रैक्शन आ जाएगी, उसमें एक जोड़ोगे तो पता लग जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए किससे गुणा करूं। तो देखो ये चीज मेरे दिमाग में ही है, x और x, मुझे पता है पहले वाले x के साथ मैं 87/80 से गुणा करूंगा, अगले वाले के साथ 1 से, या फिर किसी भी चीज से नहीं करूंगा, और मुझे पता है कि इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, इन दोनों को ऐसे, 1 87/80, लेकिन जब भी आपको 1 से जोड़ना होता है तो उसका मतलब यही होता है 80 को 87 में जोड़ो, 187/80, ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताऊंगा, इन्हीं से कैलकुलेशन फास्ट होती है, इन चीज़ों से कैलकुलेशन फास्ट नहीं होती कि भाई किसी ने 432 × 87 को धड़ल्ले से लिख दिया, वो एसएससी करेगा, नहीं, ऐसे क्वेश्चन आते ही नहीं है, आएगा तो पूरे एग्जाम के अंदर एक बार करने की जरूरत पड़ेगी, जो बेसिक स्टेप हैं जो बार बार होते हैं, जिस काम की जरूरत बार बार पड़ती है, अगर वो कोई फास्ट करता है तो उसकी कैलकुलेशन को फास्ट माना जाता है, ठीक है, तो ये बन जाएगा 167/80x, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है देखो 87/80 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, और 167/80x की वैल्यू ये है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस साइड 80/187 से गुणा कर दूंगा, बस, सॉरी 167 से, तो बस अब ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 80 से 80 कैंसिल आउट हो गया, फिर अब ये पक्का 167 से कैंसिल आउट होएगा, नहीं तो फिर ये सोल्व ही नहीं होएगा, ठीक है, तो 167 से जाएगा भाई, अगर मैं 7 को 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो 8 7 जा 56, तो 8 पे जाएगा, तो एक बार मैं इसको चेक कर लूँ, 16 8 128, तो ये 133 है, तो पक्का वही है, और 128 में 5 जोड़ूंगा बिकॉज 8 7 56, 56 में यहाँ पर 5 आएगा, तो ये 8 पर ही जा रहा है, ऐसे मोटा मोटा चेक कर लेते हैं, और 8 और 0 को मिलाकर बन गया 80, तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, 87 का स्क्वायर, तो मैंने वैदिक मैथ की जो वीडियो है यूट्यूब पर भी अपलोड किया, उसके अंदर आपको बताया है इसका फास्ट तरीका,
ये 100 से 13 कम है तो 169, एक मैंने दिमाग में ही रख लिया। 13 कम है तो 26 कम कर दो तो 74 प्लस 1 75, 7569 ऑप्शन बी। ठीक है, और ये तो मैं स्क्वायर तब कर रहा हूँ जब मेरी प्रैक्टिस नहीं है, बहुत दिनों से किया ही नहीं है, बहुत महीनों से किया नहीं है। ठीक है, अगर उसको अच्छे से कर लोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो इन चीज़ों को मेंटली 2-2 3-3 सेकंड में आप बता सकते हो अच्छी प्रैक्टिस के बाद स्क्वायर्स को। अब ये दो अच्छी अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन करते हैं और दोनों एसएससी सीजीएल के अंदर आए हुए हैं। और स्क्रीन को पॉज करके एक बार खुद ट्राई करो पहले। ए मैन बायस ए स्कूटर ऑन मेकिंग ए कैश डाउन पेमेंट ऑफ 16,224। मतलब कि एक बंदे ने एक स्कूटर खरीदा और आज कैश डाउन पेमेंट कर दी। डाउन पेमेंट का क्या मतलब है, आज उसने 16,224 रुपये दे दिए एंड प्रोमिस टू पे 2 more ईयरली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ इक्विवेलेंट अमाउंट। और उसने ये प्रोमिस किया है कि अगले 2 सालों के अंदर इतने रुपए की इंस्टॉलमेंट और दूंगा। तो मतलब कि अगले साल के अंदर 16,224 देगा, फिर अगले साल के अंदर 16,224 देगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% रही है तो आपने ये बताना है कि स्कूटर की कैश वैल्यू कितनी है, स्कूटर की कैश वैल्यू। तो इस सम को मैं आपको 2 तरीकों से करके बताऊंगा और दोनों तरीकों से आपको पता होना चाहिए, और किसी भी एक तरीके से आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इत्मीनान से एक बार मेरी बात सुनिएगा। फिर देखो, सबसे पहले तो ये देखो कि उसने पूछा क्या है। उसने ये पूछा है कैश वैल्यू। कैश वैल्यू का मतलब पता क्या है? कैश वैल्यू का मतलब है कि अगर आज आप सारे रुपए देकर स्कूटर को खरीदना चाहो तो आज कितने रुपए देने पड़ेंगे। अगर आज आप सारे रुपए देकर स्कूटर को खरीदना चाहो तो आज कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो सबसे पहला तो मैं आपको इंस्टॉलमेंट वाले तरीके से बता देता हूँ। सबसे पहले इंस्टॉलमेंट वाले तरीके, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग वाले तरीके से, हैं तो दोनों ही इंस्टॉलमेंट वाले। सबसे पहले फॉर्मूला वाला, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग वाला। तो देखो, मुझे ये बताओ कि उसने कितने रुपए उधार लिए। देखो, आज कितने रुपए उसने ब्याज पर लिए, ये पूछ रहा हूं। देखो, आज उसने 16,224 रुपए दे दिए ना, इन रुपए को तो आप भूल ही जाओ। 16,224 को भूल ही जाओ का क्या मतलब है, इसको किस्तों में इंक्लूड मत करो। क्यों भाई, ये रुपए तो उसने आज ही दे दिए ना। किस्तों का क्या मतलब होता है, आप कुछ रुपए किसी बंदे से उधार लेते हो और पहली किस्त 1 साल के बाद देते हो, अगली किस्त फिर 1 साल के बाद देते हो। ये थोड़ी है आज आपने रुपए उधार लिए, आज आपने किसी से 100 रुपए उधार लिए और आपने बोला ये ले पहली किस्त 20 की। ये क्या मतलब हुआ, 80 रुपए ही ले लेते, फिर 80 रुपए की जरूरत थी तो। समझ गए? मतलब कि पहले दिन ये जो रुपए दिए हैं ये मैं मान रहा हूं उसने उधार नहीं लिए, उसने 16,224 रुपये स्कूटर की कीमत दे दी। मतलब स्कूटर की जो भी कीमत थी उस कीमत का एक हिस्सा था 16,224, और स्कूटर की कीमत का जो दूसरा हिस्सा है वो उसने उधार लिया और उसको वो किस्तों में दे रहा है। इसका ये मतलब है, स्कूटर की जो भी कीमत थी उसका एक हिस्सा उसने आज ही दे दिया, और बाकी जो भी हिस्सा है वो उसको वो नहीं दे पाया तो उसने किस्तों में लिया। तो यहाँ पर उसने सिर्फ 2 किस्तें दी हैं। पहले वाली किस्त को किस्त मत मानना, आज ही दे दिए वो रुपए, ये उसने उधार थोड़ी लिए कोई। तो उसने आज कुछ रुपए लिए और 1 साल के बाद एक किस्त थी, 1 साल के बाद एक किस्त थी, तो उसने 2 किस्त दी हैं। तो हमें बताना है कि ये 2 किस्त उसने कितने रुपए की दी होंगी, मतलब कि कितने रुपए उधार लिए होंगे उसने। जो स्कूटर की कीमत का जो दूसरा हिस्सा है वो कितना होगा। अब स्टार्ट करते हैं सोल्व करना। समझ में आ गई? ये इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है, ये किस्त की वैल्यू है, और हमें प्रिंसिपल की वैल्यू बतानी है। भाई कितने रुपए लिए होंगे कि इतने इतने की किस्त देनी पड़ रही है। चलो भाई निकाल लेते हैं। क्या आपको कॉन्सेप्ट याद है? हाँ हमें याद है। देखो कैसे कि पहले पहले साल उसने जो भी किस्त दी, हम करते क्या है इंस्टॉलमेंट के अंदर, हम यहां पर लिख देते हैं अमाउंट, और यहां पर क्या लिखते हैं, यहां पर हम हर एक रुपए के ऊपर जितने भी टाइम की बात होती है उतने ही साल का ब्याज लगाते हैं। तो ये जो किस्त है ये 1 साल के बाद की है ना, 1 साल के बाद की है, मतलब आखिरी टाइम से 1 साल पहले की, आखिरी टाइम से 1 साल पहले की। तो इसके अंदर आप 1 साल का ब्याज जोड़ते तो होगे ना, इसके अंदर 1 साल का ब्याज जोड़ोगे। 2 साल की किस्तों में यही करते हो ना, x इंटू 9/8 प्लस एक्स। यहाँ पर हमें x की वैल्यू पता है, तो सबसे पहले तो रेट देख लेते हैं। रेट है 4%, तो इसका मतलब 104/100 से गुणा करेंगे, मतलब कि 26/25। तो पहले वाली जो किस्त है उसके ऊपर 1 साल का ब्याज और जोड़ देंगे। ठीक है, 16,224 इंटू 26/25,
अगले वाली किस्त पर हम ब्याज नहीं जोड़ने वाले, क्योंकि वो 2 साल के बाद ही उसने पे की है। और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, मान लो उसने पी रुपए लिए थे, तो पी इंटू 26/25 इंटू 26/25। ठीक है, ये अभी समझने में काफी लेंदी लग रहा होगा, एक बार समझ के उसके बाद फिर से करना, क्योंकि अभी समझाना पड़ रहा है। ठीक है, तो अब यहां पर भाई अब ये कैलकुलेशन करना आपका काम है, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कैसे कैलकुलेशन करोगे? अबे 16,224 को कॉमन ले लो, एक बार ऊपर वाले को मिटे देते हैं फिर, है ना। 16,224 को कॉमन ले लो, अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा, देखो इसको मैं बिल्कुल भी नहीं लिखता, समझाने के लिए लिख रहा हूँ, 26/25 प्लस 1, इसको मैं सीधा लिखता 51/25 को सोल्व करके, 51/25 अंदर बच जाएगा। और ये बराबर है, अगर इस चीज़ को अलग जगह लिखा है तो मैं इस चीज़ को अलग जगह बिल्कुल भी नहीं लिखता, टाइम बचाता हूँ, और इस चीज़ को मैं भूल जाता हूँ कि ये यहाँ पर कोई चीज़ थी भी कि नहीं। तो अब देखो ये इसके बराबर है। अब हमें पी की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये 26/25 है, इसको दूसरी साइड ले आओ और दूसरी साइड 25/26 से गुणा कर दो, ये इसके बराबर था ना, इसको दूसरी साइड ले गए और गुणा कर दिया, और इसको जैसे ही आप सोल्व करोगे पी की वैल्यू आ जाएगी। चलो भाई सोल्व कर लेते हैं, क्या देर है। 25 से 25 काट दिया, अब भाई 26 का टेबल मेरे को तो आता नहीं, वैसे तो कर सकते हैं कैंसिल, कोई बड़ी बात नहीं, 13 से काटेंगे, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, ये 3 कम होएगा 13 से, तो कितने पे जाएगा, 13 चौके 52, 13 आठे, 13 दूनी 26, तो ये हो जाएगा भाई 13 नी में 117, 13 छिके 78, 96। अब अगर इसको 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 से ये आ जाएगा भाई 24। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, इस पी को भाई एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, कन्फ्यूजन हो रहा होगा। ठीक है, तो ये 26 भी कैंसिल आउट हो गया देखो, और ये सब भी कैंसिल होके सिर्फ 24 बचा। तो इस कैलकुलेशन को कैसे करना चाहिए, एक बार बताओ मेरे को कैसे करना चाहिए। जब भी 5 दिखे, 25 दिखे, 125 दिखे, 35 दिखे, कुछ भी जिसके आखिर में 5 हो, उस बाई को 2 पकड़ा दिया करो, और जहां पर भी 25 दिखे उसे तो 4 पकड़ा दिया करो, क्योंकि 25 में 4 देंगे तो 100 बन जाएगा। तो जब भी मुझे 25 दिखता है ना, इस 24 को मैं देखता हूँ 6 × 4, और भाग के 4 उसको दे देता हूँ मन मन में ही, मेरे मन में होता है कि ये 100 बन गया, 25 के 100, बाकी की कैलकुलेशन करता हूँ और 2 जीरो लगा देता हूँ। ये लो, मतलब कि जो उसने दूसरा हिस्सा उधार लिया था ना, जो उसने दूसरा हिस्सा उधार लिया था स्कूटर का, वो 30,600 का हिस्सा था। उसने क्या किया था, स्कूटर की जितनी भी कीमत है उसमें से 16,224 तो उसने पे कर दी थी, बाकी जो 30,600 बच गई उसको उसने 16,224 की 2 किस्तों में पे किया था। तो कुल मिलाकर स्कूटर की कीमत कितनी है, अगर उसी दिन सारे रुपए देना चाहे, तो इन दोनों को जोड़ दो, तो कुल मिलाकर 46,824, ऑप्शन सी, ये स्कूटर की कुल कीमत। समझ में आ गई बात? अब आपने क्या करना है, अगर आपको समझ में आ गया, इसी इक्वेशन को अभी 2 बार निकालो इसी तरीके से, भाई ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ठीक है, आपको बिल्कुल ठीक काम बता रहा हूँ। अगर समझ नहीं आया तो एक बार फिर से देखो, और फिर से इस क्वेश्चन को 2 बार निकालो। मैं क्या करूंगा, मैं इस क्वेश्चन को करने का अगला तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, अब अगला तरीका देखो, अंडरस्टैंडिंग वाला, ये मैंने क्या किया था, किस्तों के फॉर्मूले में रख दिया था। अब देखो भाई, तरीका नंबर 2, कि उसने आज के दिन 16,224 रुपए दिए, 1 साल के बाद 16,224 रुपए देगा, और 2 साल के बाद फिर से 16,224 रुपए देगा, है ना। मेरे को एक बात बताओ, ये जो बंदा है, अगर ये कंपनी के रुपए 1 साल तक यूज करेगा तो क्या कंपनी इससे ब्याज लेगी? बिल्कुल लेगी भाई, क्यों नहीं लेगी। अगर ये कंपनी के रुपए को 2 साल तक यूज करेगा तो क्या कंपनी इससे ब्याज लेगी? अरे भाई बिल्कुल लेगी। तो देखो, अब मैं क्या बता रहा हूं कि इसने ये जो रुपए हैं, क्या ये रुपए कंपनी के, ये वाले रुपए इसने अपने पास रखे? नहीं, ये तो इसने कंपनी को उसी दिन दे दिए। तो मैं जस्ट ये देखना चाह रहा हूं कि अगर कंपनी इससे ब्याज ना लेती, अगर कंपनी इससे ब्याज ना लेती, उसी दिन इसको टोटल कितने रुपए देने पड़ते, उसी दिन इसको टोटल कितने रुपए देने पड़ते, वही स्कूटर की कीमत है, उस दिन जितने कैश दे के ले जाता। तो भाई 16,224 रुपए तो इसने उसी दिन दिए, इसके ऊपर कंपनी ने ब्याज नहीं लिया। लेकिन ये जो रुपए है ना भाई, ये इसने पूरे 1 साल के बाद दिए, मतलब पक्का कंपनी ने 1 साल का ब्याज लिया होगा। और कितने रेट से ब्याज ले रही है कंपनी? कंपनी ब्याज ले रही है 4% से।
मतलब अगर पहले साल इसने कुछ भी रुपए देने, मतलब फिर से बताता हूं, इसने ये जो रुपए दिए हैं 16,224, इसके अंदर 4% का ब्याज ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसके अंदर ब्याज है, कंपनी ने पक्का ब्याज लिया होगा। मतलब अगर मैं मान लूं कि पहले, अगर उसी दिन, अगर उसी दिन पहले ही दिन अगर ये x रुपए दे देता, तो x के ऊपर 4% का ब्याज लगा कर 16,224 बने होंगे। ठीक है, तो मैं मान रहा हूं कि उसी दिन इसकी बजाय ये x रुपए देता, ऐसे मैंने एज्यूम कर लिया। तो इसका मतलब x के ऊपर 4% का ब्याज, x गुना 26/25 इज इक्वल टू 16,224। समझ में आ गई? अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अब इसकी वैल्यू हो जाएगी, अब मैं इसको 13 से काट रहा हूँ, 13 दूनी 26, कि पहले दिन ये सिर्फ x रुपए देता, लेकिन इसने x दिए नहीं, इसने x को 1 साल तक यूज किया और वो इतने बन गए। और दूसरी मैंने मान ली कि पहले दिन ये y रुपए देने पड़ते इसको, लेकिन इसने पहले दिन तो दिए नहीं, पूरे 2 साल तक यूज करके इसने ऐसे दिए। x और y की वैल्यू निकालेंगे और 16,224 के साथ इन तीनों को जोड़ देंगे। तो चलो भाई, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, तो यहाँ पर हो गया भाई 13 चौके 52, 13 8। अब इसको मैं 2 से काट दूंगा, 2 से आ जाएगा 624। तो भाई अब मैं 25 को ऊपर ले जाके गुणा करूंगा, अब 25 की बात आ गई तो 25 को मैं दे दूंगा 4, तो 624 मेरे को पता है कैसे दिख रहा है, ये मेरे को दिख रहा है 156 इंटू 4। मैंने 600 को 4 से डिवाइड किया तो 150 आया, 24 को डिवाइड किया 6 आया, इसलिए 156 इंटू 4 लिख दिया मैंने। ठीक है, 25 को मैंने जैसे ही ऊपर भेजा तो 25 इंटू 4 तो हो गए 100, एक्स की वैल्यू हो गई, इस 25 को मैंने ऊपर भेज दिया, एक्स की वैल्यू हो गई 156 के आगे 2 जीरो, इस एक्स की वैल्यू 156 के आगे 2 जीरो। ठीक है, इसको मैं एक बार फिर समझाऊंगा इसी तरीके को, कि डायरेक्टली मैं कैसे सोचता, आपको स्टेप बाय स्टेप बताना जरूरी है, उसके बाद डायरेक्टली बताऊंगा, नहीं तो फिर समझ नहीं पाओगे, फिर फायदा क्या। देखो, अब अगर पहले दिन ये y रुपए देता, लेकिन इसने वो दिए नहीं, इसने 2 साल तक पूरे यूज किए और इतने रुपए दिए, तो इसका मतलब y के ऊपर कंपनी ने 2 साल ब्याज लिया होगा, y के ऊपर कंपनी ने 2 साल ब्याज लिया, तब जाके 16,224 बने। हम इसको फिर से कैलकुलेट करेंगे, लेकिन 16,224 के साथ 25/26 मल्टीप्लाई करने की वैल्यू एक बार हम पहले ही कर चुके हैं ना, 16,224 को इसके साथ, उसकी वैल्यू तो 15,600 हमारे पास है ही, तो वो मैं पहले ही लिख लेता हूँ, बिना वजह उसी कैलकुलेशन को मैं दोबारा नहीं करना चाहता। ठीक है, हाँ अब इसको कर देते हैं भाई, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 2 से इसको मैं कैंसिल करूंगा, 2 छिक्के 12, तो ये कितना हो गया भाई 600। अब यहाँ पर 4 निकालने की जरूरत नहीं है, 25 को ऊपर भेजो, 25 छिक्के 150 और उसके आगे 2 जीरो लगा दो, 15,000। तो भाई y की वैल्यू आ गई 15,000, x की वैल्यू आ गई 15,600, y की वैल्यू आ गई 15,000। अब मैं आपको समझाता हूँ कि हुआ क्या, ये समझना जरूरी है कि हुआ क्या। देखो क्या हुआ, कि मान लो ये स्कूटर की कीमत है, इस कीमत को अगर मैं 3 हिस्सों में बांट दूं, एक हिस्सा बनता है 16,224 का, एक हिस्सा बनता है 15,600 का, और एक हिस्सा बनता है 15,000 का। उसने 16,224 तो उसी दिन पे कर दिए, तो कंपनी ने ब्याज नहीं लिया, लेकिन उसने 15,600 का जो हिस्सा है वो 1 साल बाद पे किया, तो कंपनी ने 1 साल का ब्याज लिया। इसी कारण ये 15,600 रुपये 4% का ब्याज लगकर इतने हो गए। और उसने जो 15,000 का हिस्सा है वो उसने पूरे 2 साल बाद दिया, और इसी कारण 4% से 2 बार, मतलब कि 2 साल का ब्याज लग के वो इतने हो गए। एक्चुअल कीमत कितनी है स्कूटर की, एक्चुअल कीमत है, इन तीनों को जोड़ दो अगर उसी दिन वो रुपये देना चाह रहा है तो भाई मैं जोड़ रहा हूँ, 15,000 और 15,000 हो गई भाई 30,000, 30,000 और 16,000 हो गई 46,000, 600 और 200 हो गई 800, और ये आ गया 24, 26,824। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर, अब ध्यान से सुनो, एक्चुअल में अब इस क्वेश्चन को मैं कैसे करता, अब वो बता रहा हूँ। देखो अब आप सब कुछ समझ चुके हो सारा खेल। देखो अब मुझे पता है, हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है कि पहले साल उसने 16,224 दिए, पहले साल, दूसरे साल उसने 16,024 दिए, तीसरे साल उसने 16,024, और पहले साल ये, सॉरी पहले साल नहीं भाई, सॉरी उसी दिन दिए, पहले दिन, ये पहले साल दिए, ये दूसरे साल दिए। ठीक है, तो जो उसने पहले दिन दिए, मैं एग्जाम में ऐसे लिखता 16,224, इसके ऊपर ब्याज नहीं लगेगा, मुझे पता है इसके अंदर ब्याज 1 साल का लग चुका है, तो मैं ऐसे लिखता 16,224, मैंने ब्याज हटा दिया, भाई ये किसी वैल्यू का 25/26 गुना था, सॉरी 26/25 गुना था, किसी पे ब्याज लग के इतना आया था, तो मैंने वो ब्याज हटा दिया, मैंने वो वैल्यू निकाल ली, तो मैं सीधा ये लिखता,
और अगली वैल्यू पे मैं क्या लिखता, 16,224 इंटू 25/26 इंटू 25/26। अब देखो एक बार मैं इसको सोल्व कर लूँ, कर लेते हैं। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो अभी थोड़ी देर पहले किया था इसलिए मेरे को याद है 15,600, ठीक है। अब मेरे को ये सोल्व करना है तो मुझे पता है भाई जब इसके साथ एक बार गुना किया है, जब इसके साथ एक बार गुना किया तो 15,600 आ गया। मैं इसी को फिर से 25/26 से करता और जब इसको सोल्व करता तो 15,000 आ जाता और तब मैं इनको जोड़ देता और ये आ जाता। एक्चुअल में ये लेवल है इस क्वेश्चन का, अगर हम एक बार अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर चुके। तो यहां पर मैं समझाना क्या चाह रहा हूं आपको, मैं ये समझाना चाह रहा हूं जब आप पहली बार किसी क्वेश्चन को कर रहे हैं और उस वक्त जितना टाइम लगता है उस टाइम को देखकर कभी भी डिप्रेस मत हो यार। आप खुद ये सोचकर चल रहे हो कि एग्जाम के अंदर जो भी क्वेश्चन होगा उस टाइप का क्वेश्चन आप जिंदगी में पहली बार कर रहे होंगे, ऐसा थोड़ी होगा। मतलब आप इतने कम पढ़ोगे, मतलब जो मैं आपको सारी टाइप्स करवाऊंगा वो आप करोगे नहीं, सारी टाइप्स करोगे ना। एग्जाम में ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस के टाइप्स, कंसेप्ट तो आपको सारे आते ही होंगे, मतलब कि एग्जैक्टली वो वाले टाइप आप सारे लगभग सारे क्वेश्चंस के आप पहले कर चुके होगे अगर आप कोर्स को अच्छे से देखोगे, अच्छे से समझोगे। तो आप पहली बार नहीं करने वाले, आप अब इसी क्वेश्चन को खुद निकाल के देखो कितनी जल्दी निकाल लोगे। हाँ वही बात है, एग्जाम में भी यही लेवल होगा आपके क्वेश्चन, मतलब कि आप उसको कर चुके होगे इतने क्वेश्चन जो कर रहे हैं कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग के साथ। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। A man took some loan from a bank at the rate of 8% compound interest per annum, and he repaid the amount of loan by paying rupees 50,000 and 62,640 at the end of first year and second year। एक आदमी ने लोन लिया बैंक से, 8% की कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट से लिया। एक साल के बाद उसने 50,000 रुपये पे कर दिए, 2 साल के बाद उसने 62,640 रुपये पे कर और उसका लोन खत्म हो गया। तो ये पूछ रहे हैं कितने का लोन लिया था, तो ये तो सिंपल सी बात आ गई, उसने आपको इंस्टॉलमेंट की वैल्यू बता दी, इंस्टॉलमेंट की वैल्यू बता दी ना, और रेट बता दी और आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो इसको भी दोनों तरीके से कर लेंगे। पिछला क्वेश्चन क्या था, पिछले क्वेश्चन में भी तो यही था, 2 इंस्टॉलमेंट थी 16,224 की, बेशक से इंस्टॉलमेंट बराबर हो हमें फर्क नहीं पड़ता। हमने किया क्या था, 2 तरीकों से निकाला था, अभी भी 2 तरीकों से निकालेंगे, टेंशन ही क्या है। तो सबसे पहला तरीका आपको बताया था कि भाई इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला लगा लो, तो पहले तरीके से निकाल लेते हैं। पहले तो ये जो इंस्टॉलमेंट है उसने 1 साल के बाद दी ना, सिर्फ 1 साल तक का ब्याज इंक्लूडेड है, लेकिन हमने तो पूरे 2 साल का ब्याज लगाना होता है ना। इसके अंदर आप एक बार फिर से 8% लगाओगे, एक बार फिर से 8% लगाओ, फिर इसको जोड़ोगे, है ना। और ये तो उसने पूरे 2 साल तक यूज किए, यहाँ पर तो हम ब्याज जोड़ते नहीं है। तो फिर हम इसको किसके इक्वल रख रहे होते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट 8% है ना, 108/100 इंटू 108/100, यही है ना इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला। इंस्टॉलमेंट सेम है या अलग है, फर्क ही क्या पड़ता है। देखो यहाँ पर कहाँ फर्क पड़ा, 62 की जगह 76,000 कर दूं, फर्क कहाँ पड़ रहा है, मतलब उसी वे से सॉल्व कर रहे हैं हम क्वेश्चन को। तो समझ गए, कंसेप्ट समझ में आ गया, तो इन चीजों से डरना नहीं है, कंसेप्ट इज द किंग। अब देखो, अब इसको 108/100 गुना करना जरूरी थोड़ी है, अगर आप भाई कंसेप्ट क्लैरिटी, तो 108/100 गुना करने का मतलब होता है 8% जोड़ना। इसका 8% वैसे ही निकाल लो, इसका 8% कितना है, इसका 8% 500 है, 8% कितना होगा, तो 8% 4,000 हो जाएगा। तो 50,000 का 8% सीधा सीधा देख रहा है। अब इस क्वेश्चन को जब मैंने पढ़ा तो मुझे पता है ये पहले साल के इंस्टॉलमेंट है, ये मैं देख पा रहा हूँ, दूसरे साल पर यहाँ पर लिखूंगा और अगले यहाँ पर अमाउंट लिखूंगा। तो मैंने क्या किया, इसका 8% मुझे पता है, सीधा सीधा दिख रहा है, तो ये सीधा मेरे दिमाग में आया 54,000, 8% 4,000 है, और उसके अंदर 54,000 के अंदर मैं ये जोड़ने वाला हूँ, तो जोड़ लो। तो 54,000 मतलब कि 50,000 प्लस 4,000, तो 50,000 के अंदर 60,000 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 50 और 60 110,000, ठीक है। 2,000 के अंदर 4,000 जोड़ूंगा तो 6,000, 110 और 6,000 116,000, उसके आगे 640, 116,640। ये चीज तो हमने मेंटली अचीव कर ली अगर कंसेप्ट क्लैरिटी है और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस की आपने कई बार प्रैक्टिस कर रखी है। और मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप इन क्वेश्चंस की एटलीस्ट 3 बार जो मैंने आपको पीडीएफ दी है उसकी आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। बल्ले बल्ले कर दोगे एग्जाम में, बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर मेरा काम क्या है, आपको डराना नहीं है, यहाँ पर मेरा काम है आपको टू द पॉइंट रिलेवेंट क्वेश्चंस इस तरीके से कराना कि उसी कंसेप्ट से क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ जाए
आप उसको समझ पाओ। ठीक है, तो चलो भाई। तो अब मैंने आपको एक और बात, ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ कि वैदिक मैथ में मैंने स्क्वायर कराए हैं, और यहाँ पर मेरे को सीधा सीधा दिख रहा है। 108 का स्क्वायर क्या होता है पता है? 8 का स्क्वायर 64 है, और 108 में 108 और जोड़ दो, 116 और 64। तो ये देख लो 116 और 64 दिख रहा है, तो ये 108 का स्क्वायर है। अब p की वैल्यू क्या होगी? इन दो 100 को ऊपर भेज दो, 100 इंटू 100 इंटू, और ये यहाँ पर 10, तो 100 इंटू 100 इंटू 10, तो ये हो गई 100,000, मतलब कि 1,00,000। तो देखो इस क्वेश्चन को बहुत कम कैलकुलेशन के साथ अचीव किया जा सकता था, कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ। अब मैं क्या करूँ, अब मैं दूसरा तरीका बताता हूँ आपको। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका था भाई वही अपनी जो स्कूटर वाली दास्तां थी, उसी हिसाब से। कैसे कि 1 साल के बाद उसने 50,000 रुपये दिए, और 2 साल के बाद उसने 62,640 रुपये। तो अगर वो पहले दिन ये रुपए देना चाहता, तो पहले दिन मान लो 50,000 रुपये उसने पहले दिन के x रुपए की जगह दिए हैं। पहले दिन अगर वो x रुपए देता, लेकिन उसने दिए नहीं, तो अब आज वो 50,000 दे रहा है, मतलब वो उसके 108% दे रहा है, 8% का ब्याज लग गया। अगर पहले दिन वो y रुपए देता और उसका काम चल जाता, उसकी जगह आज वो इतने रुपए दे रहा है, मतलब कि वो 1.08 इंटू 1.08, इतने रुपए अभी वो एक्स्ट्रा दे रहा है, इतना ही दे रहा है। अब मेरे को क्या निकालना है? मेरे को x और y निकालना है। यहाँ पर सीधा सीधा पता नहीं लग रहा? मतलब ऐसे करने की जरूरत तो नहीं है ना। x इंटू 108/100 इज इक्वल टू 50,000, x इज इक्वल टू 50,000 इंटू 100/108, ऐसे एक्सप्लेन करने की तो जरूरत है नहीं। जब आपको ये चीज समझ में आ गई कि अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, ये 1 साल के बाद की वैल्यू है, ये 2 साल के बाद की वैल्यू, तो सीधे सीधे ऐसे लिखो, ये 1 साल के बाद की वैल्यू है, इसके अंदर 1 साल का ब्याज लगा होगा। एक बार मैं 108/100 को सोल्व कर लूँ मेरे भाई, ये होता है 27/25, इसके अंदर 1 साल का ब्याज लगा होगा, 25/27 से गुणा किया, प्लस ये जो वैल्यू है, यही चीजें आपका टाइम बचाती हैं, इसके अंदर 2 साल का ब्याज लगा होगा, इंटू 25/27। ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, इनको जोड़ूंगा और मुझे पता लग जाएगा, बस यही सिंपल सा काम है। अब अगर आपको ये लग रहा है कि भाई ये तो जुड़ ही नहीं रहा, तो देखो मेरे भाई, देखो ये 50 तो 27 से कटने वाला रहा, कटने से रहा, तो 25/27 मैंने कॉमन ले लिया, यहां से भी गायब हो गया और यहां से भी गायब हो गया एक बार। अब इसको एक बार सोल्व कर लेते हैं बस। तो भाई इसको मैं तो 9 से कैंसिल करना चाहूंगा, 9 3 27, ठीक है, ये हो गया 9 छिक्के, और यहाँ पर बच गया 9 निम्मे 9 छिक्के 0, देन 3 से कैंसिल करूंगा, एक, सॉरी सॉरी 3 से भी कैंसिल नहीं कर पा रहा मैं, 2 3 3 0 इंटू 25, ठीक है। तो 25 से इसको अब मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ये यार क्या होगा, इतने सारे क्वेश्चन में मैं एडिटिंग करके वीडियो नहीं बना रहा, वन टेक में लंबे लंबे लेक्चर्स ले रहा हूँ, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, लगातार रिकॉर्डिंग चल रही है? हाँ। तो भाई अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। जब भी 25 दिखता है मैं मेंटली अपने दिमाग में 4 निकाल लेता हूँ। अगर आपकी ऐसी आदत नहीं है तो भाई डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो, अदरवाइज मैं क्या करता हूँ, मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा। देखो 200 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 50, जीरो को भूल जाओ, 232 की बात कर रहा हूँ, और 32 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 8। तो मेरे दिमाग में तो 58 इंटू 4 ये टूट जाता है, और मुझे पता है 25 चौके 100 होते हैं। मैं क्या करता हूँ, 58 के आगे 2 जीरो तो 25 वाली लगा रहा हूँ, और 1 जीरो ये पहले वाली, मतलब ये 58,000। और अब मुझे पता है ये अंदर हो गया, ये 108 के आगे 3 जीरो इंटू 25/27, और 27 का 4 गुना होता है भाई साहब, 27 का डबल 54, 54 का डबल ये, तो 25 चौके 100, 100,000 इसका आंसर आ गया ऑप्शन ए। तो समझ में आ गई बात? अब आपने क्या करना है, बात मान लेना। अब आपने इस कंसेप्ट लेक्चर को छोड़कर पीडीएफ जो डाउनलोड कर रखी है उसके अंदर जितने भी इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ पहले वो करने हैं जो इस वीडियो में करा चुका हूँ। उसके बाद इस वीडियो के आगे एक एक्सरसाइज है 1.5, ये वाली, उसके क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। और एक्सरसाइज 1.5 के अंदर कुछ ऐसे कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, वो एग्जाम में नहीं आएंगे, पहले ही बोल रहा हूँ, वो नहीं आएंगे, उनसे डरने की जरूरत नहीं है, वो नहीं भी आए तो छोड़ दो, लेकिन वो आपके कंसेप्ट की क्लैरिटी को थोड़ा और बढ़ा देंगे। एक बार वो क्वेश्चन मेरे से समझ लोगे तो फिर से यही क्वेश्चन करना जो इंस्टॉलमेंट के मैं करा चुका हूँ, और बस इन्हीं को याद रखना, क्लैरिटी थोड़ी ही बढ़ जाएगी, वो इसीलिए दिए हैं, ठीक है, डरना नहीं है बिल्कुल।